हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। मेरा नाम है प्रशांत सिंह और मैं स्वागत करता हूं आप सबका दक्षिणा ई क्लासरूम प्लेटफॉर्म पे। तो गाइस, आज हम देखने वाले हैं हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन का लेक्चर नंबर 6। तो लास्ट लेक्चर तक यानी लेक्चर नंबर 1 to 5 तक हमने कुछ नहीं पढ़ा, बस इतना पढ़ा कि हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स क्या होते हैं, यानी कि उनका इंट्रोडक्शन, देन क्लासिफिकेशन, देन हमने देखा था जान पहचान टू ऑर्गेनिक रिएक्शंस, है ना, यानी बेसिक्स एंड फंडामेंटल्स ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस, जिसमें हमारा था लिविंग ग्रुप, सॉल्वेंट्स, न्यूक्लियोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल और आपका था न्यूक्लियोफिलिसिटी एंड बेस एंड न्यूक्लियोफाइल में डिफरेंस। फिर हमने स्टार्ट किया था आपका न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एंड एलिमिनेशन रिएक्शन, जिसमें हमने न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ही अभी हमने पढ़ा है, SN1 एंड SN2 हमने दोनों का मैकेनिज्म देखा है ना। तो हमने ये देखा था कि भाई SN1 में जो है हमारा फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन होता है, यानी कि 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड है ना। अगर 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड है तो आपका क्या देगा, SN1 देगा। और अगर 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड है ना, तो हिंड्रेंस कम होने की वजह से क्या देगा, SN2 देगा। और बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक थे, आपको एक एक पॉइंट याद होने चाहिए जो मैंने आपको सिखाए हैं। और मैंने आपको ये बोला था कि 2 डिग्री के केस में हमें बहुत सारे फैक्टर्स चेक करने होते हैं, ठीक है। तो हम आगे देख लेंगे सारा कुछ कि 1 डिग्री के केस में क्या करेंगे, 2 डिग्री के केस में क्या करेंगे, 3 डिग्री के केस में क्या करेगा, है ना। इवन जब न्यूक्लियोफाइल आपका स्ट्रांग होगा कि वीक होगा, यानी सब कुछ हम देखेंगे, उसकी आप चिंता ना करें बिल्कुल भी, है ना। जैसे ही हमारा एलिमिनेशन वाला पार्ट ओवर होगा, हमें पूरा, है ना, समरी बना के करेंगे प्रॉपर कि कब किस केस में क्या करेंगे, क्योंकि तब हमारे पास पूरा कंटेंट होगा, हमको सारे जो भी हमारे पैरामीटर्स हैं उनका आइडिया लग जाएगा जब हम एक बार एलिमिनेशन रिएक्शंस कंप्लीट कर लेंगे। तो ठीक है गाइस, इतना हमने किया था लास्ट लेक्चर तक। तो अभी जो है आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं उम्मीद करता हूं आप सभी बिल्कुल मस्त एंड जबरदस्त होंगे, है ना। आप अपने घर पे अपना और अपने फैमिली का ध्यान रख रहे होगे, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कर रहे होगे और बिल्कुल मस्त एंड जबरदस्त तरीके से ऑर्गेनिक की पढ़ाई कर रहे होगे। तो स्टार्ट करेंगे आज का लेक्चर, है ना। अपने हाथ में रखिए पेन एंड पेपर और चेहरे पे रखिए एक बड़ी सी स्माइल, उसके साथ आज का लेक्चर हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो आज का लेक्चर जब हम स्टार्ट करेंगे उसमें सबसे पहले हम क्वेश्चंस करेंगे बेस्ड ऑन दी लास्ट लेक्चर्स, है ना। पहले हम वो क्वेश्चंस करेंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे टॉपिक्स के ऊपर। तो चलिए नोट करना स्टार्ट करिए। द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, और काफी अच्छा क्वेश्चन है ना। क्वेश्चन नोट करिए, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड, है ना, या लिख दिए विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल गिव, है ना। क्वेश्चन लिखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल गिव maximum rate towards SN1 reaction, which of the following compounds will give maximum rates towards SN1 reaction। यानी क्वेश्चन में सिंपली आपसे क्या पूछ रहा है, SN1 रिएक्शन के, है ना, तरफ कौन सा आपका सबसे मैक्सिमम रेट देगा, यानी कि कौन सा कंपाउंड आपको मैक्सिमम रेट देगा। तो जो कंपाउंड्स हैं वो आपके बोर्ड पे लिखे हुए हैं, ठीक है। वो कंपाउंड्स हैं आपके, यहां पे आपका ब्रोमीन, ठीक है। सेकंड कंपाउंड है आपका, यहां पे ब्रोमीन। थर्ड कंपाउंड है आपका इस पर्टिकुलर पोजीशन पे ब्रोमीन, और फोर्थ कंपाउंड है आपका ब्रोमीन नहीं, यहां पे क्लोरीन कर लीजिए, और फोर्थ कंपाउंड है आपका यहां पे फ्लोरीन, ठीक है। तो इन सब में आपको बताना है कि मैक्सिमम, है ना, रेट SN1 का किस केस में होगा, है ना। SN1 का मैक्सिमम रेट किस केस में होगा हमको ये बताना है, ठीक है। तो आई होप आप में से मैक्सिमम लोग इसका आंसर बता चुके, है ना। क्या बता रहे हैं आप समय मैक्सिमम बच्चे बी बता रहे हैं, है ना। मैक्सिमम बच्चों का बी आया है। अबे बी कैसे आया आंसर, इस पे हम बात कर लेते हैं कि बी कैसे आया, ठीक है। तो जाहिर सी बात है ना, जाहिर सी बात है, अगर आप बाकी सब में देखो, ए में देखो, सी में देखो और डी में देखो, ए, सी और डी के केसेस में आपका क्या है, जो कार्बोकैटायन बन रहा है वो कौन सा वाला कार्बोकैटायन है, ये वाला कार्बोकैटायन है, ठीक है। अब ये जो पर्टिकुलर कार्बोकैटायन है वो किस तरह का है, वो इस तरह का है कि भाई आपका कहीं भी रेजोनेंस नहीं है, केवल सेकेंडरी कार्बोकैटायन है। क्या है, केवल सेकेंडरी कार्बोकैटायन है, ठीक है। ये ए में भी यही कार्बोकैटायन बनेगा, सी में भी यही कार्बोकैटायन बनेगा और डी में भी यही कार्बोकैटायन बनेगा। लेकिन अगर आप बी की बात करो, बी वाले कंपाउंड में कार्बोकैटायन बनेगा वो इस नेचर का होगा, देखिए यहां पे आपका कार्बोकैटायन है ना। तो ये आपका कार्बोकैटायन यहां है और ये वाला कार्बोकैटायन देखिए यहां जो ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर है इसके थ्रू रेजोनेंस स्टेबलाइज होगा, है ना। लोन पेयर सिंगल बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज, लोन पेयर सिंगल बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज यानी रेजोनेंस स्टेबलाइज। और ये कार्बोकैटायन आपका क्या है, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है।
और अगर ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, इसका मतलब इसका रेट क्या होगा, मैक्सिमम होगा, यानी कि बी की रेट तो हो गई मैक्सिमम। ठीक है, क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज करते हैं। अगर आपसे ऑर्डर पूछा होता, ठीक है, कि इनमें आप ए बी सी डी आपके 4 कंपाउंड है, SN1 का ऑर्डर बता दिए डिक्रीजिंग ऑर्डर, तो भाई ऑब्वियस सी बात है डिक्रीजिंग ऑर्डर में पूछा है, तो बी का तो आपका मैक्सिमम रेट हो जाएगा, बी एज इट इज आपको यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, बी के बाद अगर आपको बोला जाए तो बी के बाद आप देखिए ए सी और डी, इसमें मुझे अल्काइल हैलाइड दिखने में बिल्कुल एक से है, केवल लिविंग ग्रुप का डिफरेंस है ना, केवल किसका डिफरेंस है, लिविंग ग्रुप का डिफरेंस है। अब हम इसको चेक करेंगे लिविंग ग्रुप के बेसिस पे, है ना। तो लिविंग ग्रुप आपका है, सबसे अच्छा लिविंग ग्रुप है आपका ब्रोमीन, फिर आपका सबसे अच्छा लिविंग ग्रुप है आपका क्लोरीन, फिर फ्लोरीन। तो ऑर्डर आपका हो जाएगा बी, देन ए, देन सी और देन डी। ये आपका हो जाएगा लिविंग ग्रुप का ऑर्डर। ठीक है, सॉरी ये हो जाएगा आपका SN1 का ऑर्डर। ठीक है, तो बी ए सी डी। बट क्वेश्चन में आपको सिंपली क्या पूछा था कि आपका किस केस में, है ना, SN1 का रेट मैक्सिमम होगा, तो आंसर शुड बी बी, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बहुत सारे रिएक्शंस हैं, काफी अच्छे रिएक्शंस होने वाले हैं, इसको आप ढंग से लिखिएगा। क्वेश्चन लिखिए कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शंस, कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शंस। पहला रिएक्शन आपका यहाँ पे क्लोरीन लिखा हुआ है, यहाँ पे OH आयन लिखा हुआ है। ठीक है, और आपको प्रोडक्ट बनाना है, इसका आपको प्रोडक्ट बताना है। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर केस में आपको इसका प्रोडक्ट बताना है। तो अगर आपके एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन आ जाए, जब आपके एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन आएगा, तो आप इस पर किस तरीके से अप्रोच करोगे वो सोचते हैं, है ना, क्योंकि एग्जाम में बहुत सारे चैप्टर्स आपके एक साथ आने वाले, तो आपको एग्जैक्टली पता तो होगा नहीं कि सर यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करा रहे हैं, तो आप कैसे देखोगे। आप देखोगे भाई हमारे पास रिएक्टेंट एक क्या है, रिएक्टेंट एक एल्काइल हैलाइड है, और यहाँ पे क्या है, न्यूक्लियोफाइल है। रिएक्टेंट क्या है, एल्काइल हैलाइड है, और यहाँ पे क्या है, न्यूक्लियोफाइल है, यानी डेफिनेटली न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का चांस है। अब हम देखेंगे कि भाई SN1 होगा या SN2 होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमको दिख रहा है प्राइमरी एल्काइल हैलाइड, क्या दिख रहा है, प्राइमरी एल्काइल हैलाइड। ठीक है, प्राइमरी हैलाइड दिख रहा है, और प्राइमरी हैलाइड क्या करता है आपका, प्राइमरी हैलाइड जो है आपका SN2 देता है। तो मैकेनिज्म कौन सा होगा आपका SN2, और SN2 के केस में आपने सिंपली क्या लगा लिया, OH आयन, Cl को हटाया और यहाँ पे OH आयन क्या कर दिया, लगा दिया। ठीक है, अगर कुछ इस तरह का क्वेश्चन होता, देखिएगा कुछ इस तरह का क्वेश्चन होता जिसमें स्टीरियोकेमिस्ट्री भी पूछी होती। फॉर एग्जांपल अगर आपसे इस तरह का कोई क्वेश्चन पूछता है, यहाँ पे आपका ब्रोमीन है और यहाँ पे आपका CS3, इसका रिएक्शन आपसे पूछता कि OH आयन से कराइए, है ना। ऑब्वियस सी बात है फिशर प्रोजेक्शन में दिया हुआ है। ठीक है, तो यानी इसकी पर्टिकुलर R या S का कॉन्फ़िगरेशन होगा, है ना, रेक्टस और सिनिस्टर R या S कॉन्फ़िगरेशन आपने पढ़े होंगे स्टीरियोकेमिस्ट्री में। तो आपको बताना है कि प्रोडक्ट में प्रोडक्ट क्या होगा और उसका कॉन्फ़िगरेशन कैसा होगा। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में प्रोडक्ट क्या होगा और उसका कॉन्फ़िगरेशन कैसा होगा इस क्वेश्चन में। ठीक है, तो चलिए आपको 10 सेकंड मिलता है मैक्सिमम, 10 सेकंड के लिए है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, है ना। आप पॉज करके 10 सेकंड ले सकते हैं। ठीक है, तो चलिए सिंपल सी बात है, यहां पे क्या है आपका जो है प्राइमरी एल्काइल हैलाइड है। क्या प्राइमरी एल्काइल हैलाइड है, डेफिनेटली ये भी क्या देने वाला है आपका, ये भी आपका SN2 देने वाला है। क्या देने वाला है, SN2 देने वाला है। अब SN2 देने वाला है तो SN2 में कोई रीअरेंजमेंट वगैरह तो होता नहीं है, तो सिंपल आपको बनाना कैसे, सिंपल आपका हाइड्रोजन यहां से क्या होगा, लिविंग ग्रुप हटेगा, लिविंग ग्रुप यहां से हटेगा, ब्रोमीन हट जाएगा और क्या लगेगा आपका OH आयन लग जाएगा, ब्रोमीन हटेगा और OH आयन लग जाएगा। ठीक है, लेकिन कॉन्फ़िगरेशन इन्वर्ट हो जाएगी क्योंकि SN2 रिएक्शन लीड्स टू इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। याद रखेंगे बच्चों, ये रात में 2 बजे भी कोई उठा के आपको पूछे तो आपको याद होना चाहिए कि SN1 रिएक्शन लीड्स टू रेशनलाइजेशन, है ना, यानी वहां इन्वर्जन भी होता है और रिटेंशन भी होता है, और SN2 के केस में आपका केवल इन्वर्जन होता है। चलिए, तो आपका यहाँ पे क्या हुआ, Br निकलेगा और OH आयन लग जाएगा, और है ना आपका कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, उलट जाएगा, OH आयन इस तरफ आ जाएगा और D इस तरफ आ जाएगा। ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। ठीक है, आप इसको नोट करिए, फिर हम आगे देखने वाले हैं। चलिए आगे और भी रिएक्शंस हम कंप्लीट करने वाले हैं। एक और इस तरह का मिलता जुलता मैं आपको क्वेश्चन करवाता हूं। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इस तरह का कुछ, यहाँ पे आपका हाइड्रोजन है, यहाँ पे आपका ड्यूटेरियम है, यहाँ पे आपका क्लोरीन है, यहाँ पे आपका हाइड्रोजन है, यहाँ पे ड्यूटेरियम है, यहाँ पे मिथाइल है।
ठीक है, फिर से मैं एक बार स्टीरियोकेमिस्ट्री में इंटरेस्टेड हूं कि किस तरह का प्रोडक्ट मिलेगा आपका। यहाँ पे रिएक्टेंट में हमने लगाया Na+ और N3-, Na+ और N3-, ठीक है। फिलहाल इन बच्चों को नहीं पता N3- भी एक न्यूक्लियोफाइल है, तो सिंपली जाके N3- वहां सब्स्टिट्यूट हो जाएगा जहां पे आपका सब्स्टिट्यूट होना होगा। तो चलिए इस क्वेश्चन को करिए। देखिए जब भी मैं बोलूंगा इस क्वेश्चन को करिए तो आप पॉज करके खुद पहले ट्राई करिए, है ना, क्योंकि यहाँ तो हमारे पास टाइम नहीं है ना कि हम यहाँ पे वीडियो में से खड़े रहेंगे तो वीडियो लेंथ बढ़ जाएगी, ठीक है। तो आप पॉज करके खुद जो है, पॉज का मतलब क्या है, आपको तो सिर्फ स्टैचू बोलना है, और यहाँ पे स्टैचू बोलने का तरीका क्या है आपका, पॉज करिए, है ना, पॉज करिए मतलब आपने बोल दिया स्टैचू, है ना। तो चलिए सिंपल सी बात है। अब यहाँ पे देखिए, है ना, यहाँ पे हमारे पास एक न्यूक्लियोफाइल है, एक एल्काइल हैलाइड है, और एल्काइल हैलाइड हमारा किस नेचर का, आपका प्राइमरी एल्काइल हैलाइड है। किस नेचर का है आपका, प्राइमरी एल्काइल हैलाइड। प्राइमरी एल्काइल हैलाइड दिया हमको, यानी डेफिनेटली क्या होने वाला है, SN2। डेफिनेटली क्या होने वाला है, SN2। तो SN2 रिएक्शन होने वाला है, ठीक है, SN2 होने वाला है। तो कहां पे होगा, देखिए लीविंग ग्रुप हमको यहां दिख रहा है, क्लोरीन, ठीक है, तो क्लोरीन लीव करने वाला है। तो बाकी कॉन्फ़िगरेशन हमने एज इट इज बना दिया, हाइड्रोजन ड्यूटेरियम हाइड्रोजन, और यहां पे क्या होगा, क्लोरीन यहां से लीव किया, लेकिन N3 कहां आएगा, इस तरफ आएगा, N3 कहां आएगा, इस तरफ आएगा, और ड्यूटेरियम इस तरफ आएगा। ये चीज हमको बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है। चलिए इसके अलावा एक और रिएक्शन लिखिए और कंप्लीट करना आपको। मान लीजिए यहाँ पे आपका आयोडीन है ना, आपका इस तरह का एक कंपाउंड है, इसका रिएक्शन हम करा रहे हैं मेथेनॉल से। किससे करा रहे हैं, मेथेनॉल से प्रोडक्ट क्या आने वाला है, ठीक है। तो चलिए सिंपल सा है क्वेश्चन ये, है ना, क्वेश्चन सिंपल सा है। प्राइमरी एल्काइल हैलाइड है और आपका एल्कोहल से रिएक्शन हो रहा है। एल्कोहल यानी कि यहाँ पे आपका लोन पेयर है, ये एक न्यूक्लियोफाइल है, ऑल्दो एक वीक न्यूक्लियोफाइल है लेकिन न्यूक्लियोफाइल है, ठीक है। तो जाहिर सी बात है सबसे पहले क्या होगा, किस रिएक्शन किस मैकेनिज्म से हो रहा है आपका, SN2 मैकेनिज्म से हो रहा है। किस मैकेनिज्म से हो रहा है आपका, SN2 मैकेनिज्म से ये रिएक्शन हो रही है। तो आपका सिंपल यहां से आयोडीन निकलेगा, और आपको क्या पता है जो एल्कोहलिक ग्रुप होता है वो किस तरह का न्यूक्लियोफाइल प्रोड्यूस करता है। यहां से जो न्यूक्लियोफाइल निकलेगा वो निकलेगा आपका CH3O-, ठीक है, और यहां पे क्या लग जाएगा आपका OCH3। तो यहां पे देखिए किस नेचर का कंपाउंड बन रहा है आपका, ईथर बन रहा है। क्या बन रहा है आपका, ईथर बन रहा है, यानी कि SN2 का यूज करके हम ईथर भी बना सकते हैं। सिंपल सी बात है, अगर हमने यहाँ पे प्राइमरी एल्काइल हैलाइड लिया, है ना, फिर से हमने आयोडाइड ले लिया, एल्काइल आयोडाइड ले लिया, और इसके साथ अगर हमने OH- का रिएक्शन करवाया होता, ठीक है, अगर हमने इसके साथ OH- का रिएक्शन करवाया होता तो ये भी किस मैकेनिज्म से प्रोसीड करता आपका, ये भी SN2 मैकेनिज्म से प्रोसीड करता, ठीक है। तो यहां भी कौन सा मैकेनिज्म लग रहा है आपका, SN2 लग रहा है, ठीक है। और आयोडाइड आयन को रिप्लेस कौन सा आयन करता, OH- आयन करता। कौन सा आयन करता, OH- आयन करता, और आपका क्या बनता, एल्कोहल बनता। तो आपने एक चीज देखा कि ऊपर वाली रिएक्शन में आपका बना ईथर और नीचे वाले रिएक्शन में बना आपका, है ना, एल्कोहल। ऐसे जिस तरह का आप न्यूक्लियोफाइल लेंगे, सिंपल सी बात है, उस तरह का आपको प्रोडक्ट मिल जाएगा, ठीक है। यानी कि SN1 या SN2 मैकेनिज्म यूज करके हम डिफरेंट टाइप्स के प्रोडक्ट निकाल सकते हैं। और उसमें से ईथर पे मैंने इसलिए जोड़ दिया क्योंकि आगे अल्कोहल फिनॉल ईथर जब हम चैप्टर पढ़ेंगे तो हम वहां पे ईथर बनाएंगे, है ना, हम ईथर फॉर्मेशन करेंगे, एक रिएक्शन पढ़ेंगे विलियमसन ईथर सिंथेसिस। तो उसमें भी सेम मैकेनिज्म यूज होती है आपकी, है ना, SN2 मैकेनिज्म से होगा, है ना, SN1 मैकेनिज्म से होगा, है ना। इसी प्रोसेस के थ्रू आपका क्या बनेगा, ईथर बनेगा, ठीक है। तो चलिए कुछ ईथर हम बना लेते हैं। चलिए जैसे फॉर एग्जांपल हमको एक ईथर बनाना ही है ना, CH3 CH2 O CH2 CH2 CH3, ये पर्टिकुलर ईथर अपने को बनाना है, ठीक है। तो ये ईथर बनाने के लिए हमको करना क्या होगा, हम किस तरीके से इस ईथर को बना सकते हैं। तो सिंपल सी बात है कि जाहिर सी बात है आपको एक न्यूक्लियोफाइल होगा, है ना। तो आप इसको किस तरीके से देख सकते हैं कि भाई हमने क्या किया, CH3 CH2 और Cl ले लिया, हमने CH3 CH2 और Cl ले लिया। हमको ये वाला पर्टिकुलर ईथर बनाना है, तो हमारा थॉट प्रोसेस क्या होना चाहिए कि इसका हमने लेते हैं एल्काइल हैलाइड, तो हमने लिया भाई CH3 CH2 Cl, इसका रिएक्शन हमने किससे करा दिया, CH3 CH2 CH2 OH से करवा दिया, है ना। CH3 CH2 Cl लिया और हमने इसका रिएक्शन किससे करवा दिया, CH3 CH2 CH2 OH से। अब आपको क्या पता है, ये आपका प्राइमरी एल्काइल हैलाइड है ना, प्राइमरी एल्काइल हैलाइड है। आपका जो है
ये जो पर्टिकुलर रिएक्शन है वो प्रोसीड करेगा किस मैकेनिज्म से, SN2 मैकेनिज्म से, है ना, SN2 मैकेनिज्म से, है ना। तो SN2 मैकेनिज्म से क्या होगा आपका, ये आगे बढ़ेगा और यहां से Cl हटेगा और यहां से आपका न्यूक्लियोफाइल आके अटैच हो जाएगा। तो CH3 CH2, यहां से Cl हटा और ये न्यूक्लियोफाइल है ना यहां पे आके अटैक कर देगा। तो क्या बनेगा आपका CH2 CH2 CH3 जो हमको चाहिए था, है ना। इसका एक अल्टरनेट मैकेनिज्म भी है, एक अल्टरनेट तरीका भी है कि भाई ये काम कर सकते हैं हम, ये वाला भी तो एल्काइल हैलाइड ले सकते हैं, है या नहीं। तो हमने ये वाला एल्काइल हैलाइड लिया तो क्या हो जाएगा हमारा CH3 CH2 CH2 Cl और हमने इसका रिएक्शन करवा दिया भाई CH3 CH2 CH2OH से, सॉरी CH2OH से करवा दिया, है ना। इस बार हमने अलग लिया, हमने इसका एल्काइल हैलाइड लिया और इस पर्टिकुलर को हम किससे ले आ रहे हैं, अल्कोहल के थ्रू ला रहे हैं, ठीक है। तो इसका रिएक्शन होगा, यहां से आपका Cl निकलेगा, है ना, यहां से आपका क्या होगा Cl निकलेगा। ये भी किस मैकेनिज्म से होगा, ये भी SN2 मैकेनिज्म से होगा, ठीक है। तो CH3 CH2 CH2 और यहां आगे क्या लग जाएगा O CH2 CH2 CH3, है ना। तो ये पर्टिकुलर ईथर जो मिल रहा है आपको, इस केस में भी आपको यही ईथर मिल रहा है। तो ये ईथर बनाने के आपके दो प्रोसेस हो गए बेसिकली, है ना। आप यहाँ पे ये वाला एल्काइल हैलाइड लिए और इस पर्टिकुलर को क्या लिया आपने, न्यूक्लियोफाइल की तरह काम कराया, तो भी आपको यही वाला ईथर मिल रहा है। यहाँ पे आपने क्या किया, एल्काइल हैलाइड चेंज किया, है ना, तो भी आपको वही वाला ईथर मिल रहा है। यार सिंपल सी बात है, एक आप बात समझिए यहाँ पे, अगर आपको इस तरह का कुछ बनाना है, मान लीजिए आपको ये बनाना है CH3 CH2 OPH बनाना है, OPH का मतलब हुआ आपका फिनाइलसाइड है, इस तरह का कुछ बनाना है। ये भी आपका इस तरह का आपको कुछ बनाना है सपोज, तो जाहिर सी बात है इस बार आपको क्या लेना पड़ेगा, जब यहाँ पे कुछ एल्कोहलिक ग्रुप जैसा आ रहा था, है ना, क्या आ रहा था, जैसे सपोज आपको ये बनाना था ROR- बनाना था, ईथर बनाना था, तो आप ये ले रहे थे ना ROH ले रहे थे, ROH R-OH ले रहे थे, जहां से आपको RO- मिल जाए, है या नहीं। तो आपको पर्टिकुलर ये बनाना है तो आपको क्या लेना पड़ेगा, ये लेना पड़ेगा, है या नहीं, फिनॉल लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा, फिनॉल लेना पड़ेगा। और इसका रिएक्शन किससे कराएंगे हम, CH3 CH2 और Cl से, है ना। इस पर्टिकुलर का रिएक्शन हम किससे कराएंगे, CH3 CH2 Cl से कराएंगे। और यहां से हैलोजन एटम क्या होगा, रिमूव होगा और यहां से आपका न्यूक्लियोफाइल जो जनरेट होगा वो क्या जनरेट होगा, ये वाला जनरेट होगा, ठीक है। फिनॉल से जो न्यूक्लियोफाइल जनरेट होगा ये पर्टिकुलर ये वाला होगा, तो होगा क्या, SN2 से यहां भी होगा क्योंकि प्राइमरी एल्काइल हैलाइड है और न्यूक्लियोफाइल है, तो क्या होगा यहाँ पे CH3 CH2 फिर आके ये लग जाएगा। तो यार सीधी सी बात है कि अगर हमने जो है एल्कोहल लिया, हमने क्या लिया, एल्कोहल लिया, या हमने लिया सपोज PHOH मतलब फिनॉल, है ना। पीएच इसको भी तो कहते हैं, फिनाइल ग्रुप को हम पीएच कहते हैं, है ना, इसको हम PHOH भी तो कह सकते हैं, ठीक है। ये ऊपर हो गया शायद, आई थिंक। चलिए ये आपका PHOH हुआ, ये वाला पर्टिकुलर, है ना, वो कंपाउंड जहां लिखा था वो बोर्ड के व्यू से बाहर हो गया था आई थिंक, और यहाँ पे आपका वाटर है, ठीक है। अब देखिए ये जो तीनों दिख रहे हैं आपको ROH PHOH और HOH, है ना, ये तीनों ही आपके वीक न्यूक्लियोफाइल है। क्या है आपके वीक न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। और आपका सिंपल सी बात है ROH यानी कि अल्कोहल कौन सा न्यूक्लियोफाइल दे रहा है, अल्कोहल देता है आपका RO-, क्या देता है आपका RO-। सिमिलरली आपका PHOH यानी है ना, फिनॉल क्या देता है आपका PHO-, क्या देता है आपको PHO-, और वाटर क्या देता है आपका OH-। एक बार आप इसको जो है ना नोट कर लीजिए, फिर एक बार बोर्ड इरेज करके मैं इस पॉइंट को समझाता हूं आपको प्रॉपर तरीके से, इस पॉइंट को बोर्ड इरेज करके समझाता हूं, ठीक है। चलिए होपफुली आपने कर लिया नोट। मैं ये समझा रहा था कि जैसे जब आपने एल्कोहल लिया, कोई एल्कोहल लिया, अगर उसका एल्कोहल के जनरल फॉर्मूला लिखे तो ROH हुआ हमारा, तो यहां से जो न्यूक्लियोफाइल निकल रहा था वो RO- हुआ। एक बार रिपीट कर रहा हूं कि जो न्यूक्लियोफाइल है लास्ट में जो अटैच होगा वो RO- है ना, लेकिन जो हमारा जो है मतलब जो लास्ट में हम अटैच करवा रहे हैं क्या है वो RO- है।
लेकिन हमारा न्यूक्लियोफाइल जो कौन सा यूज किया हमने, अल्कोहल यूज किया, यानी अल्कोहल यूज करने पे हमारा जो फाइनली अटैच होगा वो क्या होगा, आरओ माइनस होगा। सिमिलरली अगर हमने फिनॉल यूज किया होता, फिनॉल मतलब PHOH, जिसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, फिनाइल ग्रुप को हमने ऐसे लिखा OH, यहां से जो हमारा फाइनली अटैच होगा कंपाउंड वो होगा ये, है ना। सिमिलरली अगर हमने वाटर लिया तो वाटर से भी क्या होगा, यहां से देखिए आपने एक हाइड्रोजन निकाला और आरओ माइनस बना दिया, है ना। फिनॉल से भी आपने एक हाइड्रोजन निकाला और ये बना दिया, ठीक है। अल्कोहल से आपने ये बनाया, तो वाटर से भी आपका क्या बनेगा, एक हाइड्रोजन हटाएंगे और OH माइनस आयन बन रहा है, ठीक है। तो एक चीज समझिएगा यार कि इसका मतलब ये नहीं है, जो मैं आपको समझा रहा हूं, इसका मतलब ये नहीं है कि ये सारे न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेंगे, ये फाइनली जाके अटैच होंगे। न्यूक्लियोफाइल तो आपके यही वाले हैं। अब आप कहोगे यार सर कि यहां भी, है ना, वाटर के केस में भी OH माइनस आयन लग रहा है, और अगर आप NaOH ले लो तब भी हमारा OH आयन लग रहा है, तो डिफरेंस क्या है ना। हम वाटर ले रहे हैं तब भी OH आयन लगा रहे हैं, अगर हम सिंपली OH आयन ले रहे हैं तब भी OH आयन लगा रहे हैं, तो डिफरेंस क्या है। देखिए बहुत बड़ा डिफरेंस है, क्योंकि हमने देखा था कि OH आयन और वाटर में आपका OH आयन बहुत अच्छा न्यूक्लियोफाइल था, OH आयन क्या था, बहुत अच्छा न्यूक्लियोफाइल था। अब सीधी सी बात है यार कि आपका जो है वाटर OH आयन रिलीज करने की, वाटर के OH आयन रिलीज करने की क्या है, कैपेबिलिटी बहुत ज्यादा कम है या नहीं। सिमिलरली आपके अल्कोहल से भी आरओ माइनस आसानी से इतना नहीं निकलता, फिनोक्साइड है ना, फिनॉल से थोड़ा आसानी से निकल जाता है, लेकिन जो है ये सारे ही इसमें वीक न्यूक्लियोफाइल की कैटेगरी में आते हैं। अगर हम OH आयन को थोड़ा कहते हैं कि OH आयन अच्छा न्यूक्लियोफाइल क्यों है, क्योंकि अगर हम कोई बेस ले लें, फॉर एग्जांपल NaOH ले लें, ठीक है, अगर आप KOH ले लें या NaOH ले लें, तो वहां से आपका OH आयन बहुत आसानी से निकल जाएगा। और OH आयन क्या है, एक अच्छा न्यूक्लियोफाइल है एज कंपेयर टू वाटर, क्योंकि वाटर से OH आयन निकलने में क्या कर रहा है, टाइम लग रहा है। एक बार OH आयन आपका, है ना, क्योंकि वाटर के थ्रू OH आयन क्या होगा, बहुत लेट निकलेगा, बहुत ही आपका रेयरली डिसोसिएट होता है, वाटर 10⁻⁷ के ऑर्डर में आपने पढ़ा है इक्विलिब्रियम में। तो ये बताने की कोशिश कर रहा था कि, है ना, अल्कोहल से आपका न्यूक्लियोफाइल क्या निकला, आरओ माइनस, है ना, फिनॉल से आपका ये, और वाटर से आपका OH माइनस। तो ये आपको सिर्फ इसलिए बताया कि आपको अटैच ये वाला ग्रुप करना है, लेकिन न्यूक्लियोफाइल की तरह किसको ट्रीट कर रहे हैं आप, इसको ट्रीट कर रहे हो, और ये सारे क्या है, वीक न्यूक्लियोफाइल हैं। इस चीज को अपने को याद रखना है। चलिए ठीक है, ये पॉइंट हो गया हमारा क्लियर। नेक्स्ट है हमारा कुछ क्वेश्चन और करते हैं। अगर जैसे हमने एक कंपाउंड ये लिया, इसका रिएक्शन हम करवा रहे हैं OH आयन से करवा रहे हैं, किससे करवा रहे हैं, OH आयन से करवा रहे हैं। तो जाहिर सी बात है यार कि इस क्वेश्चन को आप एग्जाम में देखेंगे, यानी कि टोटल 90 क्वेश्चन होते हैं आपके यहाँ, 90 नहीं, आपके तो 180 क्वेश्चन होते हैं ना, हाँ 180 क्वेश्चंस में से अगर आप इस क्वेश्चन को देखेंगे तो क्या आपकी अप्रोच होगी, उस चीज को सोचते हैं, बिल्कुल शुरू से थॉट प्रोसेस करते हैं। भाई हमको एक अल्काइल हैलाइड दिख रहा है और हमको क्या दिख रहा है, एक OH आयन दिख रहा है, जो कि क्या है, एक न्यूक्लियोफाइल है। एक अल्काइल हैलाइड है और एक OH माइनस आयन है, जो कि क्या है, आपका न्यूक्लियोफाइल है। अल्काइल हैलाइड और न्यूक्लियोफाइल, तो होगा क्या, होगा ये कि आपका जो है, अब देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे आप आसानी से डिफरेंस समझ जाएंगे, यहाँ पे समझा देता हूं। अगर हमने यहाँ पे OH आयन लिया, इसका मतलब क्या है, इसको किसी बेस से लिया होगा, NaOH से लिया होगा या KOH से लिया होगा, तो हमको OH आयन बहुत आसानी से मिल जाएगा। तो ये वाटर के कंपैरिजन में एक बेटर न्यूक्लियोफाइल है ना, क्योंकि अगर हम KOH ले ले या NaOH ले ले तो वहां से OH आयन बहुत आसानी से निकल के आ जाएगा, KOH या NaOH से OH आयन बहुत आसानी से निकल जाएगा। तो अगर OH आयन लिखा है, यानी कुछ ऐसा ही लिया हमने, है ना, एक्वस KOH लिया है या एक्वस NaOH लिया है, तो OH आयन वहां से आसानी से निकल जाएगा। तो वाटर के कंपैरिजन में बेटर जो है न्यूक्लियोफाइल है। जब हम वाटर लिखते हैं, अभी आपको समझाया था, तो भले ही हम फाइनली क्या अटैच करवाते हैं, OH आयन ही तो ऐड करवाते हैं, लेकिन वाटर के OH आयन देने की कैपेसिटी कम है, ठीक है। सिमिलरली अगर आप ROH लेते हो तो फाइनली OR ही तो ऐड करवाते हो, अगर आप PHOH लेते हो तो फाइनली आप PHO ही तो ऐड करवाते हो, लेकिन जो है आपके तीनों ही वीक न्यूक्लियोफाइल है। अगर आप कुछ इस तरह का ले लो, सपोज आपने RONA लिया होता, क्या लिया होता, RO माइनस और Na+, तो यहां से RO माइनस क्या होता, बहुत आसानी से निकल जाता, और ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है ना। तो अल्कोहल और इसमें, अल्कोहल के भी केस में आपका क्या हो रहा है, RO माइनस RO ही अटैच हो रहा है ना, OR जिसको आप कह सकते हो, OR ही अटैच हो रहा है, और RO माइनस Na+ के केस में भी यही अटैच होगा।
लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या आ जाएगा, ये एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, एक स्ट्रॉन्ग बेस भी है, अगर आप देखो तो RO-। चलिए हम इस पॉइंट पे आएंगे कि कौन सा स्ट्रॉन्ग बेस है, इस पर हम बिल्कुल टेंशन नहीं लें, कौन सा स्ट्रॉन्ग बेस है, कौन सा वीक बेस है, कौन सा आपका स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, कौन सा मॉडरेट न्यूक्लियोफाइल है, इस पॉइंट पे हम आएंगे। हम पहले इसको देखते हैं। चलिए तो बेसिकली यहाँ पे हमने OH आयन लिया है, तो आई होप आपको ये वाली बात समझ में आई होगी, ठीक है, वाटर वाली बात, ठीक है, कि वाटर आपका वीक न्यूक्लियोफाइल है एज कंपेयर टू आपका OH माइनस आयन, ठीक है। चलिए तो OH आयन आपका है, तो आपने देखा न्यूक्लियोफाइल है और एक कंपाउंड है, ठीक है, जो आपका 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड है। क्या है आपका 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड है? मेरे हिसाब से तो भैया यहाँ पे SN1 मैकेनिज्म होनी चाहिए, है या नहीं? सॉरी, तो SN1 मैकेनिज्म जो है आपका किस तरीके से होगा उस पर आते हैं। SN1 मैकेनिज्म हो रहा है आपका, तो SN1 मैकेनिज्म में आपको क्या तरीका बताया था कि आपको सिंपली क्या करना है, आपको सिंपली जो है हेलोजन हटा के एक कार्बोकैटायन बनाना है। क्या करना है? एक कार्बोकैटायन बनाना है। यार खुद से करो, है ना, इस चीज को आप खुद से करो, मैं देख रहा हूं यहीं से, है ना, आप पॉज करके पहले खुद से करो, है ना। चलिए होपफुली आप सबके आंसर आ गए होंगे, लेकिन चलिए देख लीजिए, यहाँ पे हमारा कार्बोकैटायन बना। क्या बना हमारा? कार्बोकैटायन बना। अब कार्बोकैटायन बनने के बाद हमको ये देखना है कि भाई ये रीअरेंज हो सकता है क्या, रीअरेंजमेंट इसका पॉसिबल है क्या, यानी कि हाइड्राइड शिफ्ट, मिथाइल शिफ्ट, फिनाइल शिफ्ट, है ना, ये सब पॉसिबल है क्या। तो जाहिर सी बात है यहाँ पे क्या है, टर्शियरी कार्बोकैटायन है। क्या 3 डिग्री कार्बोकैटायन है, ठीक है, 3 डिग्री कार्बोकैटायन है, तो ये वैसे भी जो है कहीं भी रीअरेंज नहीं हो रहा है, तो फाइनली इस पोजीशन पे हमारा क्या लग जाएगा, इस पोजीशन पे हमारा OH लग जाएगा एज इट इज, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे आपका क्लोरीन, और हमने न्यूक्लियोफाइल आपका OH माइनस ही दिया है यहाँ पर भी। चलिए तो यहाँ पर हमने OH माइनस लिया, तो सिंपल वही थॉट प्रोसेस हमारा फिर से। क्या बच्चों, कौन सा थॉट प्रोसेस, कि हमको देखना है कि भाई कंपाउंड किस तरह का है, अल्काइल हैलाइड है। फिर हमने देखा कि भाई क्या है, न्यूक्लियोफाइल है। क्या है आपका? न्यूक्लियोफाइल है, अल्काइल हैलाइड न्यूक्लियोफाइल, है ना, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो सकता है। आप भी मेरे साथ साथ रिपीट करिए, है ना, अल्काइल हैलाइड है, न्यूक्लियोफाइल है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो सकता है, टर्शियरी अल्काइल हैलाइड है, तो डेफिनेटली किसके थ्रू होना चाहिए आपका? SN1 के थ्रू होना चाहिए। कैसे होना चाहिए? SN1 के थ्रू होना चाहिए। तो हम इसको SN1 के थ्रू करवा रहे हैं, तो SN1 के थ्रू क्या करना है बच्चों, क्या करना है? सबसे पहले हाँ कार्बोकैटायन बनाना है। क्या करना है? कार्बोकैटायन बनाना है। तो हमने यहाँ पे क्या किया, कार्बोकैटायन बना लिया। कार्बोकैटायन बनाने के बाद हम देखेंगे कि भाई रीअरेंज हो सकता है क्या है। तो देखिए ऑब्वियस सी बात है 3 डिग्री है आपका, और यहाँ भी 3 डिग्री है, लेकिन अब हम देखेंगे अल्फा हाइड्रोजन कहाँ कितने, ठीक है, अल्फा हाइड्रोजन कहाँ कितने हैं। तो चलिए देख लेते हैं। अगर कार्बोकैटायन यहाँ होता, अगर कार्बोकैटायन यहाँ पे आ जाए तो क्या होगा, अल्फा हाइड्रोजन कैसे निकालते हैं? अल्फा हाइड्रोजन निकालने का तरीका मैंने बताया था कि आप सिंपली जिसके थ्रू आप अल्फा पोजीशन निकालना उसको घेर दीजिए। इसको हमने घेर लिया, उसका जो नेक्स्ट कार्बन होता है वो अल्फा कार्बन होता है, और उससे जुड़ा हुआ हाइड्रोजन आपका अल्फा हाइड्रोजन होता है। तो यहाँ पे आपका 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे आपका 2 हाइड्रोजन, और यहाँ पे आपका 1 हाइड्रोजन, टोटल आपके 5 अल्फा हाइड्रोजन। कितने? 5 अल्फा हाइड्रोजन है। और यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे आपके 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, यहाँ पे आपके 3 हाइड्रोजन, यहाँ पे भी 3 हाइड्रोजन, और यहाँ पे आपका 1 हाइड्रोजन, टोटल 7 अल्फा हाइड्रोजन। गिनने के बाद ये वाला कंपाउंड जो है वो चीख चीख के कह रहा है कि मैं ज्यादा स्टेबल हूं, है ना, कि मैं ज्यादा स्टेबल हूं। तो आपको रीअरेंजमेंट करवाना है। तो जब आपने ये वाला कार्बोकैटायन बनाया, इसका मतलब क्या हुआ, आपने इस क्लोरीन को हटाया और यहाँ पे कार्बोकैटायन बनाया। फाइनली हाइड्राइड शिफ्ट से आप क्या करेंगे, यहाँ पे कार्बोकैटायन बना देंगे, इस पोजीशन पे आपका कार्बोकैटायन आ जाएगा, और OH आयन भी आके यहीं पे लगेगा। कहाँ लगेगा? यहीं पे लगेगा। तो फाइनली जो प्रोडक्ट आएगा वो कौन सा आएगा आपका, यहाँ पे आपका OH आयन आके लग जाएगा एज इट इज। इस तरह का आपको कंपाउंड मिलेगा। सिमिलरली अगर आपको इस तरह का कुछ मिला होता, आपको इसमें बताना होता, है ना, आपको इसमें बताना होता कि क्या होगा। फिर से वही थॉट प्रोसेस कि 3 डिग्री आपका सबस्ट्रेट है, न्यूक्लियोफाइल है, आपका SN1 मैकेनिज्म होना चाहिए। SN1 मैकेनिज्म से ये रिएक्शन होगी, आपका यहां बनेगा कार्बोकैटायन इस पोजीशन पे, और ये कार्बोकैटायन रीअरेंज होगा नहीं, क्योंकि ऑलरेडी 3 डिग्री कार्बोकैटायन है और कोई 3 डिग्री पोजीशन खाली नहीं है। तो फाइनली यहां आके आपका क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल लग जाएगा, ठीक है।
जिन बच्चों को बहुत ऑब्वियस सी बात है, अब तक मैक्सिमम बच्चों को पूरा अच्छे समझ में आ गया होगा, तो उनके लिए इतना ज्यादा एक्सप्लेनेशन तो ऑब्वियसली बोरिंग होगा ना। आप बोलते भी होगे बीच बीच में यार अनसेंट पका देते हैं ना, मतलब खूब पका देते हैं ये जब क्वेश्चन समझाते हैं। एक्चुअली ये इसलिए कि अगर आपको पहली बार में ही समझ में आ गया तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप खुद से करिए और आप उसको आगे बढ़ा लिया करिए ना। लेकिन जिन बच्चों को नहीं समझ में आया, एक बार उनकी तरफ से सोचिए कि उनको सारे क्वेश्चन अच्छे से समझाना जरूरी है। तो अगर आपको समझ में आ गया बच्चों, तो आप 2x स्पीड पे देख लीजिए, आगे बढ़ लीजिए, है ना, क्योंकि बोर होना भी अच्छा नहीं है और आप अपना टाइम वेस्ट करें ये भी अच्छा नहीं है। लेकिन जिन बच्चों को नहीं समझ में आया, एक बार उनकी तरफ से सोचिए कि सारे क्वेश्चन समझाना तो जरूरी है। अगर आपको आ गया तो आप आगे बढ़ा के देख सकते हैं। चलिए, है ना, तो होपफुली आपको ये बात समझ में आ गई, है ना, बुरा तो नहीं लगेगा आपको, है ना, क्योंकि सबको समझना जरूरी है ना। तो चलिए, ये काफी आसान था। SN1 और SN1 के कुछ क्वेश्चंस थे। इसके बाद एक दो क्वेश्चंस और कर लेते हैं ना, एक दो क्वेश्चंस और कर लेते हैं। अच्छा, इस तरह का क्वेश्चन आया कुछ, सपोज मान लीजिए इस तरह का क्वेश्चन आया आपको, कुछ इस तरह का पूछा है कि कितने प्रोडक्ट मिलेंगे टाइप, ठीक है, कितने प्रोडक्ट मिलेंगे, है ना। तो जाहिर सी बात है, मान लीजिए इसी क्वेश्चन में आपसे पूछा होता कि टोटल कितने प्रोडक्ट मिलेंगे, टोटल, ठीक है, इसी क्वेश्चन में आपसे पूछा था कि टोटल कितने प्रोडक्ट मिलेंगे, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है, मेजर प्रोडक्ट तो एक ही होता है, यानी रिएक्शन में मेजर की जो ज्यादा बनेगा वो तो एक ही होता है। लेकिन ऑब्वियस सी बात है, यहां से जब आपने किया तो आपका कार्बोकेटायन कहां बना, यहां पर भी बना, और आपका कार्बोकेटायन कहां बना, यहां पर भी बना। वैसे नीट में इस तरह के क्वेश्चन कम ही आते हैं, लेकिन फिर भी देख लीजिए, कार्बोकेटायन यहां बना और यहां बना, है ना, कार्बोकेटायन यहां बना और यहां बना। एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा चेंज करके इसको ऐसा करते हैं, यहां पे कितने वर्जन में, 2 3, ठीक है, तब भी यहां रीअरेंज होगा। चलिए देखिए, एक कार्बोकेटायन आपको यहां बना, इस तरह का क्वेश्चन होता है। अगर आपको कुछ इस तरह का क्वेश्चन लिया होता, पहले आप कार्बोकेटायन यहां बनाते, पहले आप कार्बोकेटायन यहां बनाते, चलिए, फिर उसको रीअरेंज करके यहां ले जाते। तो याद रखिए कि आपका यहां से भी प्रोडक्ट बनेगा, है ना, ध्यान रखिएगा कि ये आपका लिस्ट है ना, लेस स्टेबल कार्बोकेटायन है। अगर आप कार्बोकेटायन स्टेबिलिटी की बात करो तो ये ज्यादा स्टेबल है। तो जो मेजर प्रोडक्ट बनेगा, जो मेजर प्रोडक्ट बनेगा वो तो इसी के थ्रू बनेगा, ऑब्वियस सी बात है। यहां पे आपका OH लगेगा, तो इसीलिए मैं आपको ये बनवा रहा हूं, और आपको हर एक रिएक्शन में ऐसे ही बनाना है, यही वाला बनाना है, आपको इस पे ध्यान नहीं देना है। लेकिन अगर पूछ ले कि कितने बन रहे हैं, ऐसे खूब सारे पूछ ले, तो आपको ये भी बनाना है कि भाई इससे भी कुछ ना कुछ बनेंगे, भले ही थोड़े कम मात्रा में बने, लेकिन बनेंगे। अमाउंट कम होगा, यानी माइनर प्रोडक्ट होगा, माइनर प्रोडक्ट होगा, लेकिन होगा, लेकिन मेजर इसी से बनेगा, ये ध्यान रखना अपने को। और अगर ये ऑप्टिकली एक्टिव है, अगर ये ऑप्टिकली एक्टिव है तो R और S दोनों बनेगा, D and L कॉन्फ़िगरेशन दोनों बनेगा। अगर स्टीरियो आइसोमर भी काउंट करना है तो आप काउंट कर सकते हैं, ऑब्वियस सी बात है। SN1 रिएक्शन है तो आपको बताया था कि वो उससे R and S दोनों कॉन्फ़िगरेशन बनता है ना, यानी कि D and L दोनों फॉर्म बनेगा। यानी कि आपको जो है, अगर वो कार्बन कायरल है तो आपको स्टीरियो आइसोमर गिनते टाइम क्या करना है, एक तो D, दूसरा L, तो उसके लिए आप क्या काउंट करोगे, 2 काउंट करोगे, बहुत ऑब्वियस सी बात है या नहीं। तो जैसे मान लो इस तरह का कुछ क्वेश्चन होता है ना, इसको थोड़ा देखिएगा, इस तरह का कुछ क्वेश्चन होता कि आपसे पूछता, सपोज आपसे पूछा है कि भाई यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे X है, यहाँ पे आपका Y है और यहाँ पे Z है, यहाँ पे आपका लिविंग ग्रुप है। ऑब्वियस सी बात है, आपका न्यूक्लियोफाइल इसके ऊपर अटैक करेगा, SN1 मैकेनिज्म से कर रहा है, मान लो सपोज किससे कर रहा है, SN1 से कर रहा है। तो लिविंग ग्रुप की जगह पे क्या आ गया, आपका न्यूक्लियोफाइल आ गया, X Y Z। सपोज यही एक प्रोडक्ट मिल रहा है, तो आपसे पूछा जाए कितने प्रोडक्ट बनेंगे, तो आप कहोगे एक, ये जो बन रहा है। लेकिन आपसे पूछा जाए कि कितने प्रोडक्ट बनेंगे इंक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर्स, आपको स्टीरियो आइसोमर भी काउंट करना है। तो अगर आप देखो ये ऑप्टिकली एक्टिव होगा, तो आपको मैंने बताया था कि न्यूक्लियोफाइल आपको दोनों साइड से अटैक कर सकता है, तो आपका R भी बनेगा और S भी बनेगा, यानी कि D फॉर्म भी बनेगा और L फॉर्म भी बनेगा। तो आप इसको कितना काउंट करोगे, 2, है ना। वो आपको चेक करना रहेगा, रिएक्शन टू रिएक्शन हमारा वेरी करेगा, ठीक है। तो ये हो गई क्वेश्चन की बात। तो भाई अब तक हमने SN1 SN2 थोड़ा सा पढ़ा है और उस पर कुछ कुछ क्वेश्चंस किए हैं, जिससे हमारा थोड़ा बहुत तो कांसेप्ट क्लियर हो गया, ठीक है। लेकिन जो फाइनल हम टेस्ट देंगे, यानी कि जो फाइनल हम उस पर वर्क करेंगे, फाइनल आक्रमण हमारा होगा एलिमिनेशन पढ़ने के बाद। एक बार एलिमिनेशन पढ़ लेना, उसके बाद मैं आपको पूरा डिटेल में समझाता हूं कि कब कौन सा सॉल्वेंट होगा,
कब किस डिग्री का आपका एल्काइल हैलाइड होगा, तो कौन से प्रोसेस से आपको रिएक्शन करवानी है, तो किस प्रोसेस से आपको रिएक्शन करवानी है। तो जैसे ही आपका हमारा SN1 SN2 इवन E2 आपका एलिमिनेशन का प्रोसेस है, एलिमिनेशन का स्टेप है। तो एलिमिनेशन जब पढ़ाएंगे, एलिमिनेशन पढ़ाने के बाद एक सेशन हमारा मोस्टली उसमें क्वेश्चन सॉल्विंग पे होगा, लगभग हम उसमें 40 से 50 मिनट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो आप बकायदा पढ़ेंगे तो उस वाले सेशन में ना आपको अल्टीमेट मजा आने वाला है, इतना मजा आएगा ना जो हम उसमें क्वेश्चंस करेंगे। आप खुद से पेन चलाइए, है ना, पेन चलाएंगे आप खुद से, है ना, तो आपको ऑर्गेनिक में बहुत मजा आने वाला है। बस एक चैप्टर आपको लगेगा, अगर आपका पहले का बेसिक्स क्लियर नहीं है तो बस आप मुझे ये वाला एक चैप्टर दीजिए, ये चैप्टर खत्म होते होते आपको ऑर्गेनिक में बहुत ज्यादा मजा आने लगेगा। तो एक बार हमारा एलिमिनेशन खत्म हो जाए, फिर हम एक क्वेश्चन जो है सॉल्व करने का सेशन रखेंगे, जिसमें हमारा अल्टीमेट सेशन होगा और बहुत मजा आएगा उसमें। तो चलिए, अब तक जो पढ़ाया गया है ना SN1 SN2, उसको अपने दिमाग से निकाल दीजिए, थोड़ी देर के लिए आप भूल जाइए, है ना। अब तक जो पढ़ाया गया पूरी तरह से भूल जाइए, बिल्कुल फ्रेश करिए माइंड को, है ना। और अब स्टार्ट करेंगे हम बिल्कुल नया टॉपिक, है ना। वो टॉपिक होगा आपका एलिमिनेशन रिएक्शन। कौन सा टॉपिक? एलिमिनेशन रिएक्शन। तो चलिए देख लेते हैं कि एलिमिनेशन क्या होता है। तो पहले हमारा है कि एलिमिनेशन क्या होता है, ठीक है, एलिमिनेशन रिएक्शन, ठीक है, बिल्कुल मार्केट का बिल्कुल नया आइटम है। अभी तक हम सब्स्टिट्यूशन कर रहे थे, अब ये नया आइटम आया हमारा एलिमिनेशन रिएक्शन, ठीक है। ऑब्वियस सी बात है कि SN1 SN2 अगर आपने सीख लिया तो एलिमिनेशन भी आपको ढंग से सीखना होगा, क्योंकि लास्ट में आपको पता चलेगा कि आपका SN1 SN2 और एलिमिनेशन रिएक्शन एक दूसरे से बहुत ज्यादा अलग नहीं है, थोड़े बहुत ही अलग है, ठीक है। तो चलिए हम देखते हैं कि एलिमिनेशन रिएक्शंस क्या होते हैं, एलिमिनेशन क्या होता है, ठीक है। तो बिल्कुल अब तक जितना पढ़ा है वो दिमाग से निकाल दीजिए और एकदम फ्रेश स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो आपने देखा यहाँ पे एक कंपाउंड है, इस तरह का सपोज एक कंपाउंड है आपके पास, ठीक है। यहाँ पे आपका A और यहाँ पे आपका B, है ना, इस तरह का आपका बॉन्ड बना हुआ है ना, इस तरह का आपका एक रिएक्शन है। अब जाहिर सी बात है कि होगा क्या, एलिमिनेशन रिएक्शन किसको कहते हैं, कि अगर इसके थ्रू ये वाला प्रोडक्ट बन जाए, है ना, A और B एलिमिनेट हो जाए और ये बन जाए, A और B एलिमिनेट हो जाए और आपका क्या बन जाए, A और B के बीच सिंगल बॉन्ड बन जाए, ठीक है। तो अब सिंपल सी बात है कि यहाँ पे आपका A और B रिएक्शन है ना, इस पर्टिकुलर रिएक्शन में आपका A और B क्या हुआ है, एलिमिनेट हुआ। A और B यहाँ से क्या हुआ, आपका एलिमिनेट हुआ और यहाँ पे क्या बन गया, आपका पाई बॉन्ड बन गया। क्या बन गया आपका, पाई बॉन्ड। और A और B क्या हुआ, आपस में सिग्मा बॉन्ड बना दिए। तो इस पूरे प्रोसेस में अगर आप ब्रेकिंग देखें कि कितने बॉन्ड का ब्रेकिंग हुआ, ठीक है, तो ब्रेक कौन कौन से बॉन्ड हुए, इस पे हम जो है ना गौर करें, तो ब्रेक हुआ है आपका कार्बन और A का बॉन्ड, जो कि आपका एक सिग्मा बॉन्ड है, और कार्बन और B का बॉन्ड वो भी एक सिग्मा बॉन्ड है। तो ब्रेकिंग हो रही है आपकी 2 सिग्मा बॉन्ड्स की, किसकी, 2 सिग्मा बॉन्ड्स की। और फॉर्मेशन किसका हो रहा है, फॉर्मेशन हो रहा है आपका, देखिए यहाँ पे एक पाई बॉन्ड का और एक सिग्मा बॉन्ड का। तो फॉर्मेशन हो रहा है आपका एक पाई बॉन्ड और एक सिग्मा बॉन्ड। अब आपका पाई बॉन्ड और सिग्मा बॉन्ड में से ज्यादा स्टेबल कौन सा होता है, सिग्मा बॉन्ड होता है। और आपके 2 स्टेबल बॉन्ड्स है ना, 2 स्टेबल बॉन्ड यानी 2 सिग्मा बॉन्ड ब्रेक हो रहे हैं और आपका एक स्टेबल और थोड़ा सा कम स्टेबल बॉन्ड बन रहा है। तो ओवरऑल फॉर्मेशन लेस स्टेबल बॉन्ड्स की हो रही है और जो है ना आपका ब्रेकिंग मोर स्टेबल बॉन्ड्स का हो रहा है। तो यानी कि हमको इस प्रोसेस में एनर्जी ज्यादा देनी पड़ रही है, यानी कि ये प्रोसेस क्या होने वाला है आपके लिए, एंडोथर्मिक प्रोसेस होने वाला है। क्या होने वाला है, एंडोथर्मिक प्रोसेस। अब एंडोथर्मिक प्रोसेस के लिए डेल्टा एस क्या होता है, आपका पॉजिटिव होता है ना। और एक बार रिएक्टेंट को देखिए, रिएक्टेंट का आपका एक मॉलिक्यूल है। फाइनली जब एक मॉलिक्यूल से आपका क्या बन रहा है, एक तो आपको एल्कीन दिख रहा है और दूसरा आपका AB नाम का एक कंपाउंड दिख रहा है। तो एक रिएक्टेंट आपका दो प्रोडक्ट बना रहा है, यानी इस प्रोसेस में एंट्रोपी क्या होने वाली है, बढ़ने वाली है। तो डेल्टा एस भी इसका क्या होने वाला है, पॉजिटिव होने वाला है। अगर आप इस रिएक्शन की थर्मोडायनेमिक्स देखें तो डेल्टा जी इक्वल टू क्या लिख सकते हो आप, डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। आपको पता है फॉर स्पॉन्टेनियस रिएक्शन डेल्टा जी क्या होने वाला है, आपका नेगेटिव होने वाला है। डेल्टा जी क्या होने वाला है, नेगेटिव होने वाला है, ठीक है। तो स्पॉन्टेनियस होने के लिए डेल्टा जी आपको नेगेटिव करना है। तो डेल्टा एच हमारा क्या है, पॉजिटिव है। अगर डेल्टा एस अगर आपका नेगेटिव है, सॉरी डेल्टा एस अगर आपका पॉजिटिव है, तो ये पूरा जो आपका टर्म है नेगेटिव के साथ क्या हो जाएगा, ये टोटल नेगेटिव हो जाएगा। डेल्टा एच पॉजिटिव और ये टोटल टर्म आपका नेगेटिव। तो आप ये चाहोगे ना कि डेल्टा जी नेगेटिव होने के लिए ये वाला टोटल टर्म हमारा क्या रहे, नेगेटिव रहे, ठीक है।
तो आप अगर मॉड्यूलस की बात करो ना, तो मॉड में टी डेल्टा एस आपका क्या होगा, डेल्टा एस से बड़ा ही होना चाहिए, जाहिर सी बात है, क्योंकि डेल्टा एस पॉजिटिव है। सपोज इसकी वैल्यू 5 है ना, 5 है माइनस टी डेल्टा एस है आपका, तो इसकी वैल्यू एटलीस्ट 6 तो होनी चाहिए ना, ताकि टोटल नेगेटिव हो जाए। तो टी डेल्टा एस की वैल्यू जो है वो डेल्टा एच से ज्यादा होनी चाहिए, यानी कि जाहिर सी बात है आप टेम्परेचर क्या रखना चाहोगे, जितना हाई टेम्परेचर करोगे उतना ही रिएक्शन के स्पॉन्टेनियस होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। यानी कि इस पॉइंट से सिर्फ इतना बता रहा था मैं कि जो एलिमिनेशन रिएक्शन होते हैं दैट इज फेवर्ड एट हाई टेम्परेचर। तो वो SN1 रिएक्शन में मैंने बात की थी ना कि SN1 रिएक्शन लो टेम्परेचर पे होगी, तो इसीलिए की थी कि अगर टेम्परेचर बहुत हाई कर देंगे तो एलिमिनेशन क्या होगा, एलिमिनेशन के चांसेस बढ़ जाएंगे। ये तो थी रिएक्शन की थर्मोडायनामिक्स। हमने एलिमिनेशन रिएक्शन की थर्मोडायनामिक्स देख ली कि एलिमिनेशन रिएक्शन हमारे हाई टेम्परेचर पे फेवर्ड होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे टेम्परेचर वाला फैक्टर आ गया, यानी कि जब भी याद रखें किसी रिएक्शन में आपको ऐसे हीट वीट दिया हुआ है एल्काइल हैलाइड वाले किसी रिएक्शन में, तो उसके एलिमिनेशन होने के चांसेस हैं, यानी कि ये बहुत ज्यादा चांस है कि वो एलिमिनेशन रिएक्शन हो, है ना। फाइनली हम लास्ट में आपको पूरा पैरामीटर बताएंगे। तो अभी हम देखते हैं कि भाई अभी तक हमने ए और बी लेकर किया, अब हम इस चैप्टर के रेस्पेक्ट में देखते हैं कि जैसे आपने एक एल्काइल हैलाइड लिया सिंपल, यहाँ पे आपने लिया क्लोरीन और यहाँ पे लिया आपने हाइड्रोजन, तो एलिमिनेशन रिएक्शन में क्या होगा, यहाँ से हाइड्रोजन और क्लोरीन दोनों एलिमिनेट होंगे और क्या बनाएंगे, आपका एल्कीन बनाएंगे। क्या बनाएंगे, आपका एल्कीन बनाएंगे। तो ये किस तरह से होगा, आपका C डबल बॉन्ड C और यहाँ पे ऐसा आ जाएगा और क्या बनेगा, यहाँ पे HCl बनेगा। क्या बनेगा, आपका HCl बनेगा, है ना। 2 सिग्मा बॉन्ड आपके ब्रेक हो रहे हैं और एक पाई और एक सिग्मा बन रहा है ना। मोर स्टेबल बॉन्ड ब्रेक हो रहे हैं, है ना, लेस स्टेबल बॉन्ड्स बन रहे हैं, हमको उनमें एनर्जी देनी पड़ेगी, एंडोथर्मिक प्रोसेस होगा, एंट्रोपी बढ़ रही है, डेल्टा H एंड डेल्टा S बोथ आर पॉजिटिव, है ना। रिएक्शन विल बी डेफिनेटली स्पॉन्टेनियस एट हाई टेम्परेचर, है ना। एक बार आप मेरे साथ साथ बोलो कि एलिमिनेशन रिएक्शंस आर स्पॉन्टेनियस एट हाई टेम्परेचर, एलिमिनेशन रिएक्शंस आर स्पॉन्टेनियस एट हाई टेम्परेचर, है ना। आप सबको याद रखना है ना, सुस्त नहीं पढ़ना बिल्कुल, उठो उठो उठ के बैठो और सुस्त नहीं पढ़ना, बिल्कुल ढंग से पढ़ाई करनी। चलिए, तो ये प्रोसेस क्या होगा, इस पर्टिकुलर प्रोसेस में क्या होगा, है ना। एल्काइल हैलाइड लिया हमने, हाइड्रोजन और क्लोरीन निकला, तो इस चैप्टर में हमारा यही होने वाला है कि आपका हाइड्रोजन निकलेगा और हाइड्रोजन निकलेगा। इस प्रोसेस को हम बोलेंगे आपका एलिमिनेशन रिएक्शन। अब होगा क्या, सिंपल सी बात है कि यहाँ पे बाहर क्या क्या जाएगा। अच्छा एक बात बताइए, डिहाइड्रेशन का मतलब क्या समझते हैं हम। डिहाइड्रेशन का मतलब होता है आपका वाटर का निकल जाना, है ना। हाइड्रेशन का मतलब क्या होता है, वाटर का लगना, और डिहाइड्रेशन का मतलब होता है वाटर का निकल जाना। तो यहाँ पे क्या क्या निकल रहा है आपका, यहाँ पे आपका हाइड्रोजन निकल रहा है और क्या निकल रहा है, हैलोजन निकल रहा है, ठीक है। हाइड्रोजन निकल रहा है और हैलोजन निकल रहा है। इस प्रोसेस को हम इसलिए कहते हैं डिहाइड्रोहैलोजिनेशन। क्या कहते हैं, डिहाइड्रोहैलोजिनेशन। तो जाहिर सी बात है कि जो एलिमिनेशन रिएक्शन है उसमें आपका बाहर क्या क्या जा रहा है, आपका हाइड्रोजन जा रहा है और हैलोजन जा रहा है। तो ये हुआ आपका डिहाइड्रोहैलोजिनेशन। क्या हुआ आपका, डिहाइड्रोहैलोजिनेशन, क्योंकि हाइड्रोजन निकल रहा है बाहर और हैलोजन निकल रहा है बाहर, ठीक है। अच्छा एक और चीज, आपका जो हैलोजन है, ऑब्वियस सी बात आप इसमें अल्फा और वो पहचान सकते हो क्या, ठीक है। तो अगर आप देखो अल्फा और बीटा पोजीशन अगर आप इसमें पहचानना हो, है ना, तो आपका हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ वो कार्बन आपका क्या हुआ, अल्फा कार्बन हुआ। वो कार्बन आपका क्या हुआ, अल्फा कार्बन हुआ, और उसका नेक्स्ट कार्बन क्या हुआ, बीटा कार्बन हुआ। क्या हुआ, बीटा कार्बन हुआ। तो अल्फा कार्बन और नेक्स्ट क्या हुआ, बीटा कार्बन। तो बीटा हाइड्रोजन से जो है आपका ये अटैच भी होना चाहिए, है ना, बीटा हाइड्रोजन वहां प्रेजेंट होना चाहिए। तो एलिमिनेशन रिएक्शन के लिए बीटा हाइड्रोजन वहां होना चाहिए। क्या होना चाहिए, बीटा हाइड्रोजन शुड बी देयर, बीटा हाइड्रोजन शुड बी देयर, क्योंकि निकल तो वही रहा है ना, निकल तो वही रहा, आपका बीटा हाइड्रोजन वहां पे है तभी तो निकल रहा है ना। देखिए एक कार्बन होगा, उससे जुड़ा जो क्लोरीन होगा वो बाहर आएगा, और दूसरा ये कार्बन आपका क्या हुआ, अल्फा कार्बन हुआ, और उसके नेक्स्ट क्या हुआ, कार्बन आपका बीटा कार्बन हुआ। और बीटा कार्बन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन का प्रेजेंस क्या है, मस्ट है, वहां पे हाइड्रोजन प्रेजेंट होना ही चाहिए, ठीक है। तो यानी बीटा हाइड्रोजन वहां होगा और बीटा हाइड्रोजन एलिमिनेट हो रहा है, इसीलिए हम इसको बीटा एलिमिनेशन भी कहते हैं। तो जो आपका ये रिएक्शन होता है, एलिमिनेशन रिएक्शन जो हम पढ़ते हैं, उसका नाम आपका बीटा एलिमिनेशन भी कहते हैं, उसको आप डिहाइड्रोहैलोजिनेशन भी कहते हैं, है ना। तो ये दोनों नाम है ना, डिहाइड्रोहैलोजिनेशन भी कहते हैं और बीटा एलिमिनेशन भी कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, डिहाइड्रोहैलोजिनेशन एंड क्या कहते हैं आपका बीटा एलिमिनेशन।
डिहाइड्रो हेलोजिनेशन और बीटा एलिमिनेशन। क्लियर है वाला पॉइंट? चलिए ये हो गया हमारा। अब देखिए जाहिर सी बात है कि आपने ये कर लिया, ठीक है। अब देखिए सिंपल सी बात है, जैसे ये वाला कंपाउंड है, पर्टिकुलर ये वाला कंपाउंड है CH3 CH3 और यहां लिया हमने हेलोजन, ठीक है, यहां पर हमने लिया हेलोजन, ठीक है। तो इसका हमको एलिमिनेशन करवाना है। चलिए एलिमिनेशन के लिए तो हम आगे डिटेल पढ़ेंगे, लेकिन मैं आपको एक चीज बता देता हूं कि एलिमिनेशन आपका एक रिएजेंट होता है एल्कोहलिक KOH। कौन सा KOH? बेवड़ा KOH। कौन सा KOH? बेवड़ा KOH, यानी कि एल्कोहलिक। याद रखेंगे कि बेवड़ा KOH जो होता है, एल्कोहलिक KOH जो होता है, वो एलिमिनेशन करवाता है। क्या करवाता है? एलिमिनेशन करवाता है। तो जहां जहां आपके एल्काइल हैलाइड के साथ एल्कोहलिक KOH आ जाए, एक्वस KOH की बात नहीं कर रहा हूं, एक्वस KOH क्या था आपका? अब तक जहां जहां आप KOH का नाम लिए हैं वो क्या था? एक्वस KOH था, यानी कि एक्वस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड था। तो वो कंपैरेटिवली जो है वीक बेस है, वीक न्यूक्लियोफाइल है। और जो बेवड़ा KOH है वो क्या है? कंपैरेटिवली स्ट्रांग न्यूक्लियोफाइल है, कंपैरेटिवली स्ट्रांग बेस है एल्कोहलिक KOH। एल्कोहलिक KOH क्या है आपका? कंपैरेटिवली स्ट्रांग बेस है। तो याद रखिए कि बेवड़ा KOH चाहे कहीं भी आ जाए, चाहे प्राइमरी अल्काइल हैलाइड में आए चाहे सेकेंडरी में आए, इररिस्पेक्टिव ऑफ अल्काइल हैलाइड, वो एलिमिनेशन करवाएगा ही अगर बीटा हाइड्रोजन प्रेजेंट है। याद रखें, एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं कि बेवड़ा KOH अगर कहीं भी आएगा तो वहां क्या होगा? एलिमिनेशन होगा। तो यार अब तक सिंपल ट्रिक आपको बता रहा हूं, एलिमिनेशन के लिए सिंपल ट्रिक मैं आपको बता रहा हूं कि यहां पे आपने एल्कोहलिक KOH लिया, जैसे ही आपने भाई अल्काइल हैलाइड के सामने, मेरे साथ रिपीट करेंगे, जैसे ही हमने अल्काइल हैलाइड के सामने, है ना, एल्कोहलिक KOH देखा, यानी कि बेवड़ा KOH देखा, हमारा पर्सनल अप्रोच क्या होगा? एलिमिनेशन का। और एलिमिनेशन के लिए हम देखेंगे बीटा हाइड्रोजन। तो अगर हम बीटा देखें तो बीटा कार्बन ये भी है और बीटा कार्बन ये भी है, और सबके पास हाइड्रोजन है, यानी कि भाई हमने बेवड़ा KOH देखा, हमें भाई ये हुआ, हमारी इच्छा था कि एलिमिनेशन करवाई जाए, है ना, और हमने बीटा पोजीशन पर हाइड्रोजन देखी, अंदर से हमको शांति मिल गई कि भाई हम अब एलिमिनेशन करवा लेंगे। तो यहां से हमको क्या करना है? हाइड्रोजन निकाल देना है। तो हाइड्रोजन निकाल दोगे तो क्या बनेगा आपका? CH2 डबल बॉन्ड CH और यहां पे आएगा आपका CH3। आपने क्या किया? यहां पे आपने हाइड्रोजन लिया और इनको क्या कर दिया? बाहर कर दिया। इनको बाहर किया और इनके बीच आपने क्या कर दिया? पाई बॉन्ड लगा दिया। अच्छा एक बात यार आपके भी दिमाग में आ रही होगी और मेरे भी दिमाग में आ रही है कि यार अगर बीटा हाइड्रोजन यहां है, अगर हमने यहां से निकाला तो यहां से तो नहीं निकाल सकते, निश्चित तौर पे निकाल सकते हैं, बीटा हाइड्रोजन दोनों प्लेसेस से निकलेगा। तो इस केस में क्या होगा? अगर यहां से बीटा हाइड्रोजन निकालो तो आपका क्या बनेगा? तो आपका ये बन जाएगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। तो एक चीज मुझे समझ में आई कि अगर यहां से हाइड्रोजन निकाल रहे हैं या यहां से हाइड्रोजन निकाल रहे हैं, इस केस में कोई चेंज नहीं आ रहा, आपका कंपाउंड क्या बन रहा है? सेम बन रहा है। कंपाउंड आपका क्या बन रहा है? सेम बन रहा है, कंपाउंड में कोई चेंज नहीं है। चलिए तो ये हो गया हमारा। तो इस केस में हमें कोई समस्या नहीं है, लेकिन अब हम देखते हैं समस्या वाली केस की समस्या कहां आएगी। तो फॉर एग्जांपल आप इसको देखिए, CH3 CH2 CH और CH3, यहां पे Cl, ठीक है। चलिए बच्चों हम क्या ले लें? रिएजेंट कौन सा ले लें? रिएजेंट कौन सा ले लें? बेवड़ा KOH, बिल्कुल सही। यहां पे हमको क्या लेना है? एल्कोहलिक KOH। क्या लेंगे आप? एल्कोहलिक KOH, ठीक है। तो एल्कोहलिक KOH लिया, तो जैसे ही आपने किसी अल्काइल हैलाइड के सामने एल्कोहलिक KOH को देखा, है ना, तो आपकी इच्छा जागृत हुई कि भाई हम यहाँ पे एलिमिनेशन करवा दें, है ना। और इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं, एल्कोहल क्या करता है? किसी आदमी को एलिमिनेट तो करता है। अगर एल्कोहलिक है कोई तो वो समझ लीजिए एलिमिनेशन की तरफ ही तो जा रहा है ना, खत्म होने वाली है जिंदगी, बर्बादी की तरफ जाने वाली है। तो एल्कोहलिक KOH है ना, सिर्फ याद करने के लिए बता रहा हूँ, एल्कोहलिक KOH क्या करता है? एलिमिनेशन करवाता है ना। एलिमिनेशन के लिए बीटा हाइड्रोजन होना चाहिए। यहां पर भी आपका बीटा पोजीशन है और ये भी आपका क्या है? बीटा पोजीशन है, ठीक है। तो बीटा पोजीशन पे हाइड्रोजन है। तो देखिए अगर आपने यहां से हाइड्रोजन निकाला, अगर आपने यहां से हाइड्रोजन निकाला तो क्या होगा? आपको ये वाला प्रोडक्ट मिलेगा CH डबल बॉन्ड CH और फिर आएगा आपका CH3, है ना। अब देखिए अगर आपने यहां से हाइड्रोजन निकाला होता, यहां से हाइड्रोजन निकाला, ठीक है, अगर सॉरी यहां से हाइड्रोजन निकाला होता तो क्या बनता आपका? CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, दो एल्कीन बने, ठीक है। दो एल्कीन बने तो पहले आप किसी रूल की तरफ नहीं जाते, इसके लिए एक रूल भी है, रूल पे हम बाद में आएंगे। पहले हम अपना पर्सनल अप्रोच लगाते हैं कि इन दोनों एल्कीन में, देखिए यहां पर दोनों एल्कीन सेम थे, इस वाले केस में आपकी कोई समस्या नहीं थी, है ना, कोई परेशानी वाली बात नहीं थी, कोई बुराई वाली बात नहीं थी। लेकिन यहां पे आपके दोनों एल्कीन अलग अलग है,
तो ऑब्वियसली हमको सोचना पड़ेगा कि कौन सा ज्यादा स्टेबल एल्कीन है, वही हम बनाएंगे, वही हमारा मेजर प्रोडक्ट होगा। तो यार जाहिर सी बात है, ये आपका एल्कीन है, ठीक है, ये हमारा एल्कीन है। इसके पास कितने अल्फा हाइड्रोजन है? अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पे 1 2 3 अल्फा हाइड्रोजन, और यहाँ पे 3 अल्फा हाइड्रोजन, टोटल 6 अल्फा हाइड्रोजन। और यहाँ पे कितने अल्फा हाइड्रोजन है आपके? केवल 2 अल्फा हाइड्रोजन। कितना अल्फा हाइड्रोजन? 2 हाइड्रोजन, 2 अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है। तो ये वाला कंपाउंड भाई चीख चीख के कह रहा है कि मैं ही ज्यादा स्टेबल हूं, ये वाला एल्कीन ज्यादा स्टेबल है। तो ऑब्वियसली क्या होगा, यही वाला आपका मेजर होगा, यही वाला आपका क्या होगा? मेजर प्रोडक्ट होगा, और ये वाला आपका क्या होगा? माइनर प्रोडक्ट होगा। तो इसके लिए एक रूल भी दिया था, एक साइंटिस्ट थे, है ना, जिनका नाम था सेटजेफ या जेटसेफ, है ना, दोनों एक ही साइंटिस्ट हैं। तो लिख देता हूं मैं, आपका अलग अलग बुक में अलग अलग मिलेगा आपको, सेटजेफ और फिर आपका है तो इसको जेटसेफ भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जेटसेफ रूल, सेटजेफ रूल या जेटसेफ रूल, सेटजेफ रूल या जेटसेफ रूल, है ना। ये हम पढ़ने के लिए पढ़ते हैं, लेकिन हमेशा अपने स्टेबिलिटी के साथ से चेक करते हैं। तो ये मैं समझ देना, दोनों अलग अलग आदमी है। गंगाधर शक्तिमान है ना, याद रखना कि गंगाधर ही क्या है? शक्तिमान है। तो चाहे आप उसको गंगाधर बुलाओ चाहे शक्तिमान बुलाओ, अपने को तो रियलिटी पता है ना। तो सेटजेफ या जेटसेफ रूल, ठीक है। तो ये कोई नई बात नहीं बोल रहे थे, यही बात बोल रहे थे जो हमको ऑलरेडी मालूम है, मतलब अब मालूम है, तब मालूम नहीं थी ये, लेकिन क्या है, ज्यादा स्टेबल है ना। तो जेटसेफ रूल या सेटजेफ रूल के अकॉर्डिंग स्टेटमेंट लिखना, है ना, आफ्टर एलिमिनेशन, है ना, दैट एल्कीन विल बी मेजर प्रोडक्ट, है ना, आफ्टर एलिमिनेशन दैट एल्कीन विल बी मेजर, है ना, व्हिच इज मोर सब्स्टिट्यूटेड बाय एल्काइल ग्रुप्स, व्हिच इज मोर सब्स्टिट्यूटेड बाय एल्काइल ग्रुप्स, है ना। कहने का क्या मतलब था, यहां पे देखिए एक एल्काइल ग्रुप है, यहां पे देखिए दूसरा एल्काइल ग्रुप है, तो यहां पे 2 एल्काइल ग्रुप सब्स्टिट्यूटेड है। ये एल्कीन क्या है, इस एल्कीन से यानी इस डबल बॉन्ड से कितने एल्काइल ग्रुप है आपके? 1 और 2। कितने एल्काइल ग्रुप है आपके? 2 एल्काइल ग्रुप है। लेकिन इस पर्टिकुलर केस में कितने एल्काइल ग्रुप है आपका? केवल एक ही एल्काइल ग्रुप है ना। तो सेटजेफ रूल क्या था या जेटसेफ रूल क्या था? उन्होंने बोला था कि आफ्टर एलिमिनेशन दैट प्रोडक्ट विल बी मेजर व्हिच विल हैविंग मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्काइल ग्रुप्स, मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्काइल ग्रुप्स। तो यार इनडायरेक्टली वो यही कह रहे थे जो हम कह रहे हैं, जिसके पास ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होगा वो क्या होगा? ज्यादा स्टेबल होगा। तो याद रखिए कि हम इस पर्टिकुलर केस में, इस पर्टिकुलर केस में जो ज्यादा स्टेबल एल्कीन आता है, याद रखेंगे, उसको हम मेजर प्रोडक्ट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मेजर प्रोडक्ट। और हम साथ में सेटजेफ प्रोडक्ट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सेटजेफ प्रोडक्ट। तो जो ज्यादा स्टेबल एल्कीन मिलता है इसी केस में, है ना, उसको हम सेटजेफ प्रोडक्ट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सेटजेफ प्रोडक्ट। और दूसरे वाले का भी एक नाम है जो आगे पढ़ाएंगे आपको, हॉफमैन प्रोडक्ट बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? हॉफमैन प्रोडक्ट, हॉफमैन प्रोडक्ट। तो जो ज्यादा स्टेबल एल्कीन होता है ना, जो ज्यादा स्टेबल एल्कीन होता है, इस केस में हम उसे सेटजेफ प्रोडक्ट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सेटजेफ प्रोडक्ट। और जो लेस स्टेबल होता है उसे हम क्या कहते हैं? हॉफमैन प्रोडक्ट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? हॉफमैन प्रोडक्ट। इस चीज को याद रखेंगे। चलिए इसको नोट करिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ये आसान था मेरे हिसाब से। तो चलिए हम एक आध और एग्जांपल करेंगे और आपको बताना है इसमें सेटजेफ कौन सा है और हॉफमैन कौन सा है ना। नॉर्मल ऐसे एग्जांपल लेके कर रहे हैं। चलिए देखिए, जैसे मान लीजिए आपका एक कंपाउंड है, ठीक है, इसका आपने अल्कोहलिक की वजह से कराया। अभी मैकेनिज्म नहीं पता अपने को, है ना, अभी मैकेनिज्म नहीं पता, अभी मैं आपको खुद से करके बता रहा हूं, आगे बताऊंगा कि किस तरीके से रिएक्शंस बढ़ती हैं। चलिए देखिए, अल्कोहलिक की वजह से आपने कराया। याद रखेंगे कि अल्कोहलिक की वजह हमेशा क्या करता है? एलिमिनेशन करता है। एलिमिनेशन करेगा। आपने देखा यहां से अगर क्लोरीन गया है ना, यहां से क्लोरीन गया तो इसका बीटा पोजीशन 3 है, 1 पोजीशन, 2 पोजीशन, 3 पोजीशन। ये भी बीटा पोजीशन है, ये भी बीटा पोजीशन है और ये भी बीटा पोजीशन है। तीनों जगह से आपका हाइड्रोजन निकल सकता है और एल्कीन बना सकता है। इसमें और इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, तो इसको हम एक ही कंसीडर करेंगे। एक प्रोडक्ट जो आपको मिलेगा वो ये बन सकता है और दूसरा आपको क्या मिल सकता है? आपको ये मिलेगा। तो दोनों में ज्यादा स्टेबल एल्कीन कौन है? मुझे तो ये दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे अल्फा यहाँ भी है, यहाँ भी है और यहाँ भी है, खूब सारे हाइड्रोजन है। यहाँ पे सिर्फ ये 2 हाइड्रोजन है, मतलब 2 पोजीशन है। यहाँ पे कितने अल्फा हाइड्रोजन है आपके? 2 हाइड्रोजन इधर, 2 हाइड्रोजन इधर, 4 अल्फा हाइड्रोजन।
और यहाँ पे आपके 437 अल्फा हाइड्रोजन। तो ज्यादा स्टेबल कौन सा, ये वाला है। तो ये हो जाएगा आपका मेजर प्रोडक्ट। क्या हो जाएगा आपका मेजर प्रोडक्ट, या आप इसे सेटजेट प्रोडक्ट भी कहते हो। क्या कहते हो, सेटजेट प्रोडक्ट। और इसे आप हॉफमैन भी कहते हो। क्या कहते हो, हॉफमैन प्रोडक्ट। ठीक है, अपने को स्पेलिंग का थोड़ा इधर उधर इशू रहता है तो वो आप देख लीजिए, है ना। सेटजेट और दूसरा होता है आपका हॉफमैन। ये होगा आपका मेजर और ये होगा आपका माइनर। तो मेरे हिसाब से इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। तो जैसे आपने न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में देखा था कि उसके दो मैकेनिज्म थे आपके, एक तो था आपका, है ना, SN1 और दूसरा था आपका SN2। उसी तरह से इसके भी दो मैकेनिज्म है, एक है आपका E1 और दूसरा है आपका E2। एक है आपका E1 और दूसरा है आपका क्या, E2। तो चलिए देखेंगे E1 और E2। तो बात हम करेंगे E1 का, है ना। इसके भी आपके दो मैकेनिज्म है, आपका E1 और E2। तो पहला आपका E1, इसे हम कहते हैं एलिमिनेशन यूनिमॉलिक्यूलर। क्या कहते हैं, एलिमिनेशन यूनिमॉलिक्यूलर। या एलिमिनेशन पढ़ने के बाद ना, एलिमिनेशन यूनिमॉलिक्यूलर, यूनिमॉलिक्यूलर, एलिमिनेशन यूनिमॉलिक्यूलर। इसको लिख लेते हैं, एक मिनट। एक बात बोलो, है ना, जब आप एलिमिनेशन रिएक्शन पूरा कंप्लीट कर लोगे ना, तो इसमें क्या होता है, मैक्सिमम बच्चों को कंफ्यूजन होने लगता है कि कहां पे SN1 होगा, कहां पे SN2 होगा, कहां पे E1 होगा, कहां पे E1 E2 होगा। तो आप बस अच्छे से समझते जाओ, ट्रस्ट में वो वाला कंफ्यूजन, है ना। जस्ट जैसे ही आपका E1 E2 खत्म होगा, मैं क्लियर करूंगा पूरा डिटेल में, आपको चार्ट के थ्रू बताऊंगा कि कहां पे क्या आपको करना है। तो आपका कंफ्यूजन बिल्कुल भी बचेगा नहीं। तो बिल्कुल घबराना नहीं यार, ट्रस्ट रखना कि हमारा वाला पार्ट होगा, बस आप समझते जाओ मैकेनिज्म। ठीक है, तो हम देखते हैं E1 कि E1 क्या होता है। समझने की कोशिश करिएगा कि हमने एक एल्काइल हैलाइड लिया। क्या लिया हमने, एक एल्काइल हैलाइड लिया। ठीक है, एल्काइल हैलाइड लिया हमने, और हमने क्या, यहां पे एक न्यूक्लियोफाइल रखा। क्या रखा, एक न्यूक्लियोफाइल रखा, है ना। एक न्यूक्लियोफाइल यहां रख लेते हैं। ठीक है, तो हमने क्या देखा था, हमारे पास इस तरह का एल्काइल हैलाइड था और एक न्यूक्लियोफाइल था। क्या था, न्यूक्लियोफाइल था। यार मुझे क्या दिख रहा है, टर्शियरी एल्काइल हैलाइड है और एक न्यूक्लियोफाइल है। SN1 होना चाहिए। क्या होना चाहिए, SN1 होना चाहिए। तो यार चलिए देख लेते हैं SN1 कैसे होगा। ठीक है, तो स्टेप नंबर 1 में क्या होगा, स्टेप नंबर 1 में होगा आपका कि ये वाला जो है आपका पर्टिकुलर, ये वाला जो क्लोरीन है, ये पर्टिकुलर ये वाला जो क्लोरीन है, वो क्लोरीन क्या करेगा, आपका फर्स्ट स्टेप में लीव करके जाता है। यही आपका RDS होता है, और यहां पे कार्बोकैटायन बन जाता है CH3 CH3 CH3, और यहां पे क्लोरीन निकल जाता है। अब दूसरा स्टेप देखेंगे, स्टेप नंबर 2 में क्या होता था, है ना। स्टेप नंबर 2 में अगर आप देखो, इसको देखो, है ना, CH3, यहां पे देखो CH2 हाइड्रोजन। इस वाले कार्बोकैटायन को हम ऐसा भी लिख सकते हैं। देखिए इस कार्बोकैटायन को हम इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं जिस तरीके से हमने रिप्रेजेंट किया है। तो यार मेरी बात यहां समझना, बिल्कुल घबराने की बात नहीं, मैं आपको सारा आपका डाउट क्लियर करूंगा, एकदम पक्की बात है, इसमें कोई डाउट नहीं। ठीक है, चलिए तो देखिए यहां पे क्या होगा, SN1 रिएक्शन में क्या होता, अगर SN1 होता तो आपका होता यहां पे न्यूक्लियोफाइल होता, और ये न्यूक्लियोफाइल कार्बन पे अटैक कर देता और आपका प्रोडक्ट बन जाता, जाहिर सी बात है। लेकिन अगर यही रिएक्शन आपका हाई टेम्परेचर पे हो, अगर यही रिएक्शन आपका क्या हो, हाई टेम्परेचर पे हो, तो ऐसा भी हो सकता है कि न्यूक्लियोफाइल आपका अटैक ना करे और ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो जाए, और ये वाला बॉन्ड क्या हो जाए, ब्रेक हो जाए, और H+ निकल जाए इस तरीके से। ये हाइड्रोजन वाला बॉन्ड क्या हो जाए, ब्रेक हो जाए, और ये H+ क्या हो जाए, यहां से निकल जाए। तो क्या होगा, अगर ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो तो आपका क्या बनेगा, आपका CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, और यहां पे आ जाएगा आपका CH3। ठीक है, तो यहां पे हुआ क्या, तो ध्यान रखिए सब कुछ SN1 जैसा ही हुआ, सब कुछ क्या हुआ, SN1 जैसा ही हुआ। पहले स्टेप में आपका कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन हुआ, पहले स्टेप में क्या हुआ, आपका कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन हुआ। जो दूसरा स्टेप था, दूसरा स्टेप था, वहां पे हमारे पास दो चांसेस थे, एक तो न्यूक्लियोफाइल अटैक करे, अगर न्यूक्लियोफाइल अटैक करता तो सिंपली यहां पे न्यूक्लियोफाइल अटैक हो जाता, और जैसे SN1 में प्रोडक्ट बनता था वैसे ही यहां पे बनेगा। ठीक है, लेकिन एक और ऑप्शन था कि हाइड्रोजन वाला ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो जाए,
और ये अपना लोन है ना, ये जो आपका इलेक्ट्रॉन पेयर है वो इस वाले बॉन्ड को दे दे और H प्लस यहां से हट जाए, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है कि दो चीजें हमारे पास, दो है ना, दो चीजें, एक तो न्यूक्लियोफाइल अटैक करे या तो दूसरा हाइड्रोजन टूटे, ठीक है। तो इससे हम एक बात कह सकते हैं यार, इससे हमें एक चीज समझ में आती है कि न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा तो हमारा SN1 होगा, और अगर ये हाइड्रोजन वाला बॉन्ड टूटेगा तो E1 होगा। क्या होगा? E1 होगा। तो आपको समझ में आ रहा है कि SN1 और E1 क्या है? भाई भाई है ना। गर्मी कम है तो SN1 होगा, है ना। अगर गर्मी कम दिखाओगे तो SN1 आगे आएगा, SN शांत स्वभाव का है ना। और अगर जो है आप गर्मी ज्यादा दिखाओगे तो सब कुछ तोड़फोड़ होगा तो E1 सामने आएगा। तो इस लाइन को आप याद रखना यार, इस लाइन को याद रखना, अपना तकिया कलम बना लेना है ना। रात के 2 बजे भी कोई उठा के पूछे तो याद होना चाहिए, 10-10 बार बोलो भाई कि SN1 और E1 भाई भाई है ना। SN1 और E1 क्या है? भाई भाई है, ठीक है। गर्मी आप कम दोगे तो न्यूक्लियोफाइल आके कार्बोकैटायन पे अटैक करेगा। यहाँ पे अगर गर्मी कम देते, अगर हीट कम रहता तो SN1 होता और न्यूक्लियोफाइल यहाँ आके अटैक करता, है ना। न्यूक्लियोफाइल वहां अटैक करता तो आपका क्या बनता? आपका यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल बन जाता, SN1 प्रोडक्ट बनता। क्या बनता? आपका SN1 बनता। अगर आप गर्मी कम दिखाओगे तो SN1 आगे आएगा, अगर गर्मी ज्यादा दिखाओगे तो है ना E1 ज्यादा आएगा। क्या आएगा? E1 ज्यादा आएगा। तो SN1 और E1 भाई भाई, जहां SN1 होगा वहां E1 भी पक्का होगा। यानी कि कार्बोकैटायन बनने के बाद, है ना, तो अब तक नहीं बताया था क्योंकि पढ़ाया नहीं, तो कार्बोकैटायन बनने के बाद हाइड्रोजन बॉन्ड के भी ब्रेक होने की पॉसिबिलिटी है। तो यानी जहां SN1 हो रहा है वहां पे E1 भी होगा। SN1 और E1 हमेशा साथ साथ चलते हैं। गर्मी ज्यादा है तो E1 ज्यादा होगा, गर्मी कम है तो क्या होगा? SN1 ज्यादा होगा। यानी कि अगर आप उसको टेम्परेचर लो पे रखें तो SN1 होगा, टेम्परेचर हाई कर दिया तो क्या होगा? E1 होगा, टेम्परेचर हाई कर दिया तो क्या होगा? E1 होगा। SN1 और E1 भाई भाई, ठीक है। तो जाहिर सी बात है, एक्चुअल कंपटीशन तो SN1 और SN2 में है ही नहीं, एक्चुअल कंपटीशन SN1 और E1 में है। सोच के देखिए कि जहां आपका ऐसा कुछ देखा, कार्बोकैटायन बना, है ना। अब यहाँ पे SN1 भी हो सकता है और E1 भी हो सकता है, ठीक है। अगर थोड़ा बहुत भी डाउट हो रहा है तो मैं आपको मैं कंफर्म कह रहा हूं कि एक भी डाउट आपका बचेगा नहीं। बस 1-2 क्लास और वेट करिए, हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे ना, अल्टीमेट मजा आता है इसमें। चलिए, तो सीधी सी बात है, तो ये गर्मी ज्यादा का हमको पता कैसे चलेगा कि भाई गर्मी ज्यादा है कम है? आपने इसको नोट कर लिया होगा, नहीं तो आप पीछे जाके पॉज करके नोट कर लें। ये आपका मैकेनिज्म था आपका E1 का, ठीक है। तो गर्मी ज्यादा है कम है पता कैसे चलेगा? इसमें हम आएंगे तो पहले हम देख लेते हैं कि भाई इसके कैरेक्टरिस्टिक क्या है, E1 के कैरेक्टरिस्टिक क्या है। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ E1 रिएक्शन, ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ E1 रिएक्शन। तो यार E1 और SN1 में मुझे तो कोई डिफरेंस नहीं दिख रहा है ना। कैरेक्टरिस्टिक सब कुछ सेम है। आपका ऑर्डर क्या है? ऑर्डर 1 है। ऑर्डर 1 का क्या हुआ? मतलब यूनिमॉलिक्यूलर। क्या है आपका? यूनिमॉलिक्यूलर, ठीक है। RDS क्या है? रेट डिटरमाइनिंग स्टेप क्या है? RDS इज फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन, RDS इज फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन, ठीक है। RDS क्या है आपका? फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन। अगर आप इसके लिए रेट लिखो तो भी किसके लिए आएगा? आपका एल्काइल हैलाइड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आएगा। सब कुछ SN1 जैसा ही है, इसमें सब कुछ किसके जैसा है? आपका SN1 जैसा ही है, ठीक है। नेक्स्ट अगर आप देखो तो 2 स्टेप की प्रोसेस है, 2 स्टेप प्रोसेस है। एक और चीज यार कि अगर हमारा कार्बोकैटायन बन रहा है, इसमें भी हमारा कंप्लीट कार्बोकैटायन बन रहा है, इसमें भी आपको कंप्लीट कार्बोकैटायन बन रहा है। और आपको सर ने क्या बताया है? आपको सर ने बताया है ना, पहले या दूसरे लेक्चर में मैंने बताया था कि अगर कार्बोकैटायन बन रहा है तो पक्का रीअरेंजमेंट तो होगा ही, तो पक्का रीअरेंजमेंट तो क्या होगा? होगा ही। अगर आपका कार्बोकैटायन बन रहा है तो रीअरेंजमेंट क्या होगा? पक्का ही होगा, है ना, डेफिनेटली होगा, ठीक है। तो रीअरेंजमेंट भी क्या होगा? आपका पक्का होगा। रीअरेंजमेंट इज पॉसिबल, रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकैटायन इज पॉसिबल। चलिए नेक्स्ट, एलिमिनेशन रिएक्शन में आपका पाई बॉन्ड बनता है, डबल बॉन्ड बनता है। तो यहाँ पे ऑप्टिकल एक्टिविटी का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता, R और S कॉन्फ़िगरेशन का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि कार्बन जो है आपका sp2 हाइब्रिडाइज्ड हो जाता है। लास्ट पॉइंट देखते हैं तो यार डिफरेंट क्या है? डिफरेंट क्या है SN1 और E1 में, है ना। डिफरेंस क्या है आपका SN1 और E1 में? डिफरेंस है आपका टेम्परेचर में। तो टेम्परेचर इज द डिफरेंस, है ना। टेम्परेचर इज द डिसाइडिंग फैक्टर, टेम्परेचर इज द डिसाइडिंग फैक्टर, डिसाइडिंग फैक्टर। अब ये टेम्परेचर का क्या खेल है ना। टेम्परेचर का याद रखिए, जहां जहां SN1 होगा वहां वहां E1 भी होगा।
लेकिन मेजर किसका बनेगा ये डिसाइड होता है टेम्परेचर के बेसिस पे। तो अगर आपका हीट का सिंबल बना हुआ है, ऐसे हीट का सिंबल बना होता है या लिखा हुआ है हीट, या फिर आपका टेम्परेचर जो है वो 50 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा दिखा रहा है, आपको टेम्परेचर आपका 50 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा दिखा रहा है, तो क्या होगा आपका E1 होगा। क्या होगा आपका E1 होगा। ये लाइन आप एकदम अच्छे से याद रखें यार, कि अगर जो है ये बिल्कुल टेक्निक है, समझ लीजिए कि अगर आपका हीट का सिंबल बना हुआ है या टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा है तो आपका क्या होगा E1 होगा, है ना। और अगर टेम्परेचर कुछ नहीं लिखा हुआ है, कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, या फिर आपका रूम टेम्परेचर दिया हुआ है, या फिर आपका टेम्परेचर लेस देन 20 डिग्री सेल्सियस है, 25 डिग्री सेल्सियस, तो आपका क्या होगा SN1 होगा। अब जिन बच्चों के दिमाग में ये आ रहा है कि भाई 25 से 50 डिग्री सेल्सियस के बीच क्या होगा, तो ये सारे टेम्परेचर पे क्या होगा SN1 और E1 दोनों होगा। लेकिन लो टेम्परेचर पे SN1 ज्यादा देता है, हाई टेम्परेचर पे E1 ज्यादा देता है। तो एग्जाम में जब भी आएगा या तो अच्छा खासा हाई टेम्परेचर देगा, या तो कुछ नहीं देगा, या तो लो टेम्परेचर देगा, है ना। 40 डिग्री सेल्सियस से कम टेम्परेचर देकर आपको कंफ्यूज नहीं करेगा, क्योंकि वहां SN1 और E1 दोनों ही लगभग बराबर आएंगे, आसपास आएंगे, ठीक है। चलिए तो इसको आप नोट कर लीजिए, फिर हम क्वेश्चंस करते हैं, और बहुत आसान है, घबराने की बात नहीं, ठीक है। तो चलिए इसको हमने नोट कर लिया, ठीक है। अब जैसे एक क्वेश्चन ले लेते हैं पर्टिकुलर, है ना, एक क्वेश्चन ले लेते हैं। ये वाला हमने किया था ना, लास्ट में हमने ये वाला क्वेश्चन किया था, इस तरह का एक हमने लिया था, कुछ इस तरह का लिया था हमने, ठीक है। इसका रिएक्शन हमने करवाया था OH आयन से। किससे करवाया था? OH आयन से, ठीक है। तो हमारे पास क्या है? न्यूक्लियोफाइल है। क्या है आपका? न्यूक्लियोफाइल है ना। और आपका क्या है? टर्शियरी कार्बोकैटायन है। क्या? टर्शियरी। न्यूक्लियोफाइल और टर्शियरी अल्काइल हैलाइड है। क्या है? टर्शियरी अल्काइल हैलाइड। तो अब तक तो भाई न्यूक्लियोफाइल और टर्शियरी अल्काइल हैलाइड को देख के हमारे दिमाग में ये आता था कि यहाँ पे क्या हो सकता है? SN1 हो सकता है। क्या हो सकता है? SN1 हो सकता है। लेकिन अब हमको पता है कि भाई SN1 और E1 क्या है? भाई भाई है। क्या है? भाई भाई। तो SN1 और E1 भाई भाई है, तो यहां पे क्या होगा? SN1 होगा या E1 होगा? इस पे आते हैं। तो जब कुछ नहीं दिया है, इसका मतलब नॉर्मल टेम्परेचर की ही बात कर रहा है, यानी यहां क्या होगा? आपका SN1 होगा। क्या होगा? SN1 होगा। और SN1 के लिए क्या करना है? आपको कार्बोकैटायन बनाना है ना। और फाइनली देखते हैं रीअरेंजमेंट होगा क्या? रीअरेंजमेंट इस केस में नहीं पॉसिबल है, तो यहां आके आपका न्यूक्लियोफाइल एज इट इज क्या होगा? लग जाएगा ऐसे ही। तो हमें प्रोडक्ट मिल गया। लेकिन अगर इसी का रिएक्शन हमने कराया होता OH माइनस से, है ना, 800 डिग्री सेल्सियस सपोज, ठीक है, 800 डिग्री सेल्सियस, तो SN1 और E1 भाई भाई है, तो हमको पता है कि भाई हमारे पास टर्शियरी अल्काइल हैलाइड है और OH आयन क्या है आपका? OH आयन आपका एक न्यूक्लियोफाइल है। तो यहाँ पे हमारी किसकी पॉसिबिलिटी? यहाँ पे पॉसिबिलिटी है हमारा SN1 का भी, E1 का भी। यानी कि हम देखेंगे टेम्परेचर से, टेम्परेचर आपका 50 डिग्री सेल्सियस से ऊपर दिया हुआ है, यानी यहाँ पे क्या होगा? आपका E1 होगा। क्या होगा? E1 होगा। एलिमिनेशन होगा। तो यार एलिमिनेशन के लिए भी आपको पता है SN1 की तरह करना है। पहले हमको क्लोरीन हटा के क्या करना है? यहाँ पे कार्बोकैटायन बना लेना है ना। कार्बोकैटायन क्या करना है? बना लेना है। अब हम देखें कि भाई हाइड्रोजन हमारे पास कितने अवेलेबल है आसपास, तो यहाँ भी हाइड्रोजन है, यहाँ भी हाइड्रोजन है और यहाँ भी हाइड्रोजन है। ये दोनों हाइड्रोजन बिल्कुल सेम है। तो कहां से हाइड्रोजन एलिमिनेट करवाएं आप बताइए? चलिए यहां से करवाएंगे तो आपको ये मिलेगा। अगर आप यहां से हाइड्रोजन निकालें, अगर आप इस पोजीशन से हाइड्रोजन निकाल रहे हैं, इस पोजीशन से, तो आपको प्रोडक्ट क्या मिलेगा? ये मिलेगा। इस पोजीशन से आप निकाल रहे हैं तो क्या मिलेगा आपको? ये मिलेगा। और अगर इस पोजीशन से निकाल रहे हैं तो आपको क्या मिलेगा? ये बात समझ में आई कि नहीं? पर करके देखें यार, यहाँ पे कार्बोकैटायन बना, तो हाइड्रोजन हम यहां से भी निकाल सकते हैं और यहां से भी निकाल सकते हैं। हाइड्रोजन हम यहां से भी निकाल सकते हैं और यहां से भी निकाल सकते हैं। यहां से निकाला तो हमको ये मिला, और यहां से निकाला तो हमको ये मिला। समझ में आया? यहां से निकाला तो ये मिला और इस पोजीशन से निकाला तो ये मिला। अब सेटजेल के अकॉर्डिंग मेजर कौन सा होना चाहिए? ये होना चाहिए। तो ये आपका हो जाएगा मेजर प्रोडक्ट। क्या हो जाएगा आपका? मेजर प्रोडक्ट। या आप इसे सेटजेल प्रोडक्ट भी बोलते हो। आपको ऑब्वियसली ये क्या हो जाएगा? माइनर प्रोडक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? माइनर प्रोडक्ट। तो आसान है काफी, है ना, आसान ही है बिल्कुल, ठीक है। अब और क्वेश्चन करते हैं इस पे। चलिए अगर ऐसा कुछ है जैसे ये वाला लिया था, ठीक है, तो अगर हमने इसका रिएक्शन कराया वाटर से, है ना, ऐसे वाटर लिखा हुआ, सपोज 10 डिग्री सेल्सियस लिखा है ना,
तो आपको पता है टर्शियरी अल्काइल हैलाइड क्या है, टर्शियरी अल्काइल हैलाइड, है ना। पहले तो आपको ट्राई करिए, ये दोनों रिएक्शन आपको ट्राई करिए कि क्या होने वाला है इसमें, है ना। ये दोनों रिएक्शन आपको ट्राई करिए 10 सेकंड का टाइम लेके। इस पर्टिकुलर केस में, है ना, इस पर्टिकुलर केस में क्या होगा आपका, है ना, आई होप आपने अब तक अटेम्प्ट कर लिया होगा। अब देखिए सिंपल सी बात है, टर्शियरी अल्काइल हैलाइड है और न्यूक्लियोफाइल है, क्या है, न्यूक्लियोफाइल है ना। तो आपका SN1 हो सकता है और इवन भी हो सकता है। अब तो आपको इवन भी पता है, टर्शियरी अल्काइल हैलाइड और न्यूक्लियोफाइल है, तो आपको क्या पता है, इवन भी हो सकता है और SN1 भी हो सकता है। तो यहाँ टेम्परेचर डिसाइडिंग फैक्टर है, अगर टेम्परेचर लो है तो यानी SN1 और टेम्परेचर हाई है इसका मतलब इवन। तो यार इवन हो SN1 हो, हमको कार्बोकैटायन तो बना लेना है, दोनों ही केस में हमको कार्बोकैटायन बना लेना है। यहां पे हमने कार्बोकैटायन बना लिया, ठीक है। अगर रिएक्शन SN1 है, अगर रिएक्शन SN1 है, ऑब्वियस सी बात है यहां पे क्या लगेगा आपका, यहां पे पहले हम देखेंगे रीअरेंजमेंट होगा कि नहीं, यहां पे हम देखेंगे रीअरेंजमेंट होगा कि नहीं। तो रीअरेंजमेंट दोनों में से कहीं भी नहीं हो रहा है ना। तो SN1 के केस में क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल आके अटैच हो जाएगा और वाटर कौन सा न्यूक्लियोफाइल देता है, OH देता है, तो यहां पे OH आके लग गया। और यहां पे हाई टेम्परेचर है तो एलिमिनेशन होगा। तो एलिमिनेशन कहां से हो सकता है, यहां से हो सकता है और यहां से हो सकता है, यहां से भी हो सकता है, लेकिन ये वाली पोजीशन और ये वाली पोजीशन क्या है, कॉमन है। तो आपका जो डबल बॉन्ड होगा वो क्या होगा, यहां पे आएगा और कहां आएगा, यहां पे आएगा। इन दोनों को तो अभी हमने पहले देखा था कि ये वाला एल्कीन ज्यादा स्टेबल है तो ये होगा आपका सेटजेफ, और ये वाला एल्कीन लेस स्टेबल है तो ये होगा आपका हॉफमैन। क्या होगा आपका, हॉफमैन। ये आपका सेटजेफ और ये होगा आपका हॉफमैन, ठीक है। तो यार जैसे SN1 के लिए बताया था, क्या बताया था कि आज सबसे पहले आपको कार्बोकैटायन बनाना है। क्या करना है आपको, कार्बोकैटायन बनाना है। फिर क्या करना है, देखना है रीअरेंजमेंट होगा या नहीं। तो इवन भी उसका ही भाई है, तो आपको यहां भी क्या करना है, पहले कार्बोकैटायन बनाना है, फिर देखना है रीअरेंजमेंट होगा या नहीं, ठीक है। SN1 में क्या होता था कि भाई कार्बोकैटायन बनाया, रीअरेंजमेंट पॉसिबल है या नहीं, अगर है तो करवा के वहां न्यूक्लियोफाइल अटैच करवा दिया, है ना। इवन में क्या होगा, कार्बोकैटायन बनाया, देखा रीअरेंजमेंट पॉसिबल है या नहीं, अगर पॉसिबल है तो करवाया और बीटा पोजीशन से हाइड्रोजन निकाल के एलिमिनेशन रिएक्शन करवा दी। और फिर हमने देखा जो एल्कीन बन रहे हैं उसमें ज्यादा स्टेबल कौन सा एल्कीन है वही हमारा मेजर हो जाएगा। तो चलिए ये वाला क्वेश्चन दिया था ना, ये वाला क्वेश्चन आपका लिए होमवर्क रहेगा, इसको आप घर पे ट्राई करना, इनफैक्ट अभी जस्ट ट्राई करना, ठीक है। कि अगर इसका रिएक्शन में OH माइनस से करवाया एट 10 डिग्री सेल्सियस और दूसरा हमने करवाया OH माइनस से एट 100 डिग्री सेल्सियस, तो इसको घर से करके ले आना, ठीक है। तो देख लेना यहाँ पे रीअरेंजमेंट हुई थी, आपको ये वाला क्वेश्चन करवा रखा ऑलरेडी, रीअरेंजमेंट हुई थी, तो उस हिसाब से आप अच्छे से बनाना यहाँ पे, है ना, अच्छे से कोशिश करना। और कोई प्रॉब्लम होगी तो मैं आपको बताऊंगा, तो इसके आगे हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ये आपके लिए होमवर्क रहेगा ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। तो SN1 और इवन पे हमने एक आध क्वेश्चन किए, तो आज के लेक्चर में हमने SN1 और इवन के जो है कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस किए, है ना, जो कि हमारे लिए जरूरी थे। SN1 और इवन के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किए, फिर हमने देखा एलिमिनेशन रिएक्शंस क्या होते हैं, एलिमिनेशन रिएक्शन की थर्मोडायनामिक्स, फिर हमने देखा कि भाई सेटजेफ रूल क्या होता है, फिर हमने देखा एलिमिनेशन रिएक्शन के दो मैकेनिज्म होते थे, एक इवन मैकेनिज्म और दूसरा आपका E2 मैकेनिज्म। इवन और E2 में आपका इवन हमने पढ़ लिया, इवन का हमने मैकेनिज्म देख लिया और एक दो क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए। ये वाला क्वेश्चन आप घर से करके ले आना, है ना। आई नो मैं 1 घंटे से ज्यादा लेक्चर कर देता हूं, आप थोड़ा सा तो बोर हो जाते होंगे, लेकिन कोई नहीं, अपने को ऑर्गेनिक में बस एक चैप्टर का टाइम दे, हमें एक चैप्टर आप ढंग से कर ले, इसके आगे हम थोड़ा फास्ट हो सकते हैं। और चूंकि अभी जो है 11th क्लास के बहुत सारे बेसिक्स में यूज कर रहा हूं, तो आपको 11th क्लास के कोई भी बेसिक में प्रॉब्लम है, क्योंकि 11th क्लास का आपका बेसिक क्लियर नहीं रहेगा तो आपको ना ये नहीं समझ में आएगा, आपका पूरा जो है रायता मच जाएगा। आपको जब ये समझ में नहीं आएगा तो उसका कोई फायदा नहीं होगा। तो 11th क्लास के जिस भी टॉपिक में आपको दिक्कत हो, प्लीज कन्वे इट टू मी, है ना। अदरवाइज क्या होगा, क्योंकि 12th में तो पूरा रिएक्शन है, अगर 11th आपने सही से किया है तो यहाँ आपको बहुत मजा आएगा, और 11th सही से नहीं किया है ना तो बिल्कुल उर्दू की तरह लगती है ना। मेरा एक दोस्त था, है ना, वो कहा करता था यार ऑर्गेनिक तो बिल्कुल उर्दू है, सच में, मतलब उसको ऑर्गेनिक बिल्कुल नहीं समझ में आती थी, जबकि वो मेहनत बहुत करता था। रीजन यही था कि उसके बेसिक्स क्लियर नहीं थे। तो सीधी सी बात है कि आप अगर बेसिक्स नहीं करोगे तो आप कुछ दिन बाद मुझसे भी नफरत करने लग जाओगे, और अगर आप बेसिक्स ढंग से किए हुए हैं तो आपको बहुत मजा आने वाला है, और ऑर्गेनिक विल बी योर वन ऑफ योर फेवरेट
और ऑर्गेनिक टीचर विल बी योर फेवरेट, है ना। इस तरह की बात हो जाती है। ऑर्गेनिक में सबको मजा आने लगता है। अगर ऑर्गेनिक समझ में आती है, ऑर्गेनिक सबसे अच्छा सब्जेक्ट लगने लगता है, और नहीं समझ में आती है तो उर्दू की तरह लगता है। तो मेहनत खूब करें। तो चलिए गाइस, बहुत हो गया आज का। अपने और अपने फैमिली का ध्यान रखना। मिलते हैं अगले लेक्चर में, है ना। अच्छे से अपने हेल्थ का ध्यान रखें और खूब मस्त और स्वस्थ रहें, खुश रहें। चलिए ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में। टाटा बाय बाय, टेक केयर।